हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज मैं फिर एक नए ड्रामा के साथ आप लोगों के सामने पेश हुई हूँ। अगर आपको रोमांस कॉमेडी ड्रामा पसंद है तो आप लोगों को ये ड्रामा भी काफ़ी पसंद आएगा। आज मैं जिस ड्रामा के बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ उस ड्रामा का नाम है स्माइल यू। अगर इस ड्रामा की रेटिंग की बात करें तो 7.9 आउट ऑफ 10 है और टोटल एपिसोड 45 है। ये ड्रामा रोमांस कॉमेडी मेलो ड्रामा से भरा पड़ा है। अगर आपको फैमिली ड्रामा पसंद है तो आपको ये ड्रामा जरूर देखना चाहिए। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैं प्रीवियस ड्रामा क्यों नहीं पोस्ट कर रही हूँ। एक्चुअली उन सारे ड्रामास पर ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे थे और ना ही आप लोगों को वो ड्रामास पसंद आ रहे हैं। सारे ड्रामास को एक साथ अपलोड करूंगी ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना तो भूलिएगा। तो कहानी शुरू होती है मानू से, जो कि दादाजी होते हैं। मानू अच्छे से रेडी होकर बाहर आता है और उन्हें देखकर लगता है कि वो बहुत ही अमीर आदमी होंगे, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि वो तो लेट चेयरमैन के बेटे प्रेसिडेंट सियोजंग के ड्राइवर हैं। वेल, सियोजंग एक नंबर का घमंडी इंसान होता है। उसे अपने अलावा किसी की भी परवाह नहीं होती। वो बुजुर्गों की भी रिस्पेक्ट नहीं करता, उसे बस अपनी करनी होती है। आगे सियोजंग दादाजी को कहता है कि वो उसे गोल्फ ग्राउंड लेकर जाएं। तो दादाजी कहते हैं अभी हमें कंपनी जाना चाहिए, कंपनी की हालत ठीक नहीं है। तो सियोजंग कहता है तुम मेरे कोई सेक्रेटरी नहीं हो, इसलिए मेरे सर पर चढ़ना बंद करो और मैं तुम्हें जहाँ कह रहा हूँ वहाँ लेकर चलो, मुझे चेयरमैन किम से मिलना है। तो दादाजी चेयरमैन किम का जैसे नाम सुनते हैं तो वो कहते हैं लेट चेयरमैन ने कहा था वो एक नंबर का कमीना इंसान है, आपको उनसे नहीं मिलना चाहिए और ना ही उनसे कोई डील करनी चाहिए वरना वो आपको डुबा देगा। तो सियोजंग को इस बात पर दादाजी पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें कार से निकाल देते हैं और कहते हैं मेरे पापा की वजह से मैं तुम्हें झेल रहा था, लेकिन अब मेरे पापा नहीं है, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें काम से निकालता हूँ। तो दादाजी फिर भी सियोजंग को समझाने की कोशिश करते हैं पर सियोजंग दादाजी की एक भी नहीं सुनता और उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। तो बेचारे दादाजी भी कुछ नहीं कर पाते। आगे हमारी फिल्म में लीड सायरा की एंट्री होती है, जो आराम से सोई हुई होती है कि तभी वहाँ पर उसके पापा सियोजंग आते हैं और कहते हैं बेटी उठ जाओ, आज तुम्हारी शादी है, क्या तुम आज शादी के दिन भी इतनी देर तक सोना चाहती हो? तो सायरा कहती है पापा मैं शादी करना नहीं चाहती। तो सियोजंग कहता है तुम क्या बकवास कर रही हो बेटी, तुम अभी जवान हो, ब्यूटीफुल हो, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। तो सायरा कहती है पापा आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि आप मुझे बेच रहे हो। तो सियोजंग कहता है तुम क्या बात कर रही हो मेरी जान, मैं अपनी बेटी को क्यों बेचूंगा? हमारे पास पैसों की कमी है क्या? क्या मैंने तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी होने दी है जो मैं अपनी प्यारी सी बेटी को किसी को बेचूंगा? इसलिए फिजूल की बातें सोचना बंद करो और जल्दी से उठो और पार्लर जाओ रेडी होने के लिए, ठीक है? दूसरी तरफ दादाजी की स्टोरी दिखाई जाती है। दादाजी एक नंबर के कंजूस होते हैं। वेल, उनका कंजूस होना भी जायज होता है क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम फेस की होती है पैसों की वजह से, जिस वजह से वो इस तरह के बन गए होते हैं। वेल, इस जमाने में बिना पैसे के कोई भी किसी को नहीं पूछता। अगर आपके पास पैसे हैं तो सारे लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपसे अच्छे से बात करेंगे और आपको कभी भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। वहीं जब आपके पास पैसे ना हो तो सारे लोग आपको हीन भावना से देखने लगते हैं। वेल, दादाजी का एक बेटा होता है जिसका नाम सेंगू होता है। सेंगू एक मैकेनिक होता है और वो एक गैरेज चलाता है जहाँ के प्रेसिडेंट उसके पिता मानू होते हैं और वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट संगू होता है। इधर संगू की पत्नी गुमजा अपने बेटे के आने की खुशी में उसके रूम को अच्छे से रेडी कर रही होती है और उसके लिए ढेर सारे फर्नीचर और उसके बेटे के पसंद के सारे सामानों को उस रूम में लगाने की प्लानिंग कर रही होती है कि तभी वहाँ पर संगू आता है और कहता है इस रूम को बाबूजी ने रेंट लगाने के लिए रखा था और इस रूम में तुम हमारे बेटे को रखोगी, अगर बाबूजी को इस बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें घर से निकाल देंगे। तो गुमजा कहती है मैं कौन सा इस घर में रहना चाहती हूँ, अगर वो मुझे घर से निकाल भी देंगे तो मैं अपने बेटे के साथ रहूंगी। वैसे भी मेरा बेटा प्रोफेसर बनने वाला है और उसके बाद वो ढेर सारे पैसे कमाएगा, मैं उसी के साथ रहूंगी। मैं 30 साल से बाबूजी के ही इशारे पे तो चल रही हूँ। वो कहते हैं तो मैं खाती हूँ, हकती हूँ, पाती हूँ, उनके हुक्म के बिना तो मैं सांस भी नहीं ले पाती। तो संगू कहता है अभी हमारा बेटा पढ़ाई करके वापस आ रहा है, उसकी कोई जॉब नहीं लगी है, जॉब मिलना इतना आसान नहीं होता। तो गुमजा कहती है जो भी हो, मैं बस इसी बात से खुश हूँ कि मेरा बेटा वापस आ रहा है और मैं अपने बेटे को हर वो खुशियाँ दूंगी जिसके वो लायक है। कि तभी उधर से दादाजी बहू बहू चिल्लाते हुए आते हैं। तो गुमजा जैसे ही अपने ससुर की आवाज सुनती है तो उसकी तो बोलती ही बंद हो जाती है और वो डरते डरते रूम से बाहर आती है और अपने ससुर को उस रूम के बारे में बताने की कोशिश ही कर रही होती है कि उससे पहले ही दादाजी कहते हैं बहू तुम्हें पता है ना मीट कितना महंगा है, फिर भी तुम मीट लेकर आई हो, खाली तुम पैसों की फिजूल खर्ची करती हो, आखिरकार तुम्हें मीट लाने की क्या जरूरत थी? तो गुमजा कहती है बाबूजी हमारा बेटा 2 साल बाद घर वापस आ रहा है तो मैं उसे
उसके आने की खुशी में मीट बनाना चाहती हूँ, वो उसका फेवरेट है ना। तो दादाजी कहते हैं वो पढ़ाई करके आ रहा है, कोई जंग जीत कर नहीं आ रहा जो तुम उसके लिए इतने सारे पकवान बना रही हो। उसके लिए बस टोफू बना दो और इस मीट को घुराकर टोफू लेके आओ, समझी। वैसे अभी हम लेट हो रहे हैं, इसे बाद में घुमा देना और जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें सायरा की शादी में जाना है। तो गुमजा हिम्मत जुटाकर दादाजी के सामने मुंह खोलती है और कहती है मैं नहीं जाना चाहती, मेरा बेटा 2 साल बाद वापस आ रहा है, मैं उसका घर में बैठकर इंतजार करना चाहती हूँ। तो बेचारा संघू भी अपने पापा से डरते डरते कहता है बाबूजी हम वहाँ नहीं जाना चाहते, वो कौन सा हमारी इज्जत करते हैं, वो हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो दादाजी कहते हैं तुम लोग एक नंबर के एहसान फरामोश हो, क्या तुम भूल गए लेट चेयरमैन ने हम सबके लिए क्या किया। अगर लेट चेयरमैन नहीं होते तो तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती, और ना ही ह्यून सूकी, अगर लेट चेयरमैन नहीं होते तो हमारा घर नहीं चल पाता। क्या तुम उनके एहसानों को भूल गए हो। एहसान फरामोश कहीं के, जल्दी से तैयार हो जाओ। तो गुमजा कहती है मैं फिर भी नहीं जाना चाहती। तो दादाजी कहते हैं आखिरकार तुम क्यों नहीं जाना चाहती। तो गुमजा कहती है क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं है। तो दादाजी कहते हैं मैंने जो तुम्हारी शादी पर तुम्हें इतने महंगे कपड़े खरीद कर दिए थे वो कपड़े कब काम आएंगे, जाकर उसे पहन लो। तो गुमजा कहती है वो तो 30 साल पुराना जोड़ा है, मैं उसे कैसे पहन सकती हूँ। तो दादाजी कहते हैं मैं जब 40 साल पुराना कोट पहन सकता हूँ तो तुम 30 साल पुराना जोड़ा क्यों नहीं पहन सकती। इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ और ना नुकुर मत करना मेरे सामने, समझी। और दादाजी गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। तो बेचारी गुमजा अपने ससुर को कुछ भी नहीं कह पाती। इधर शादी में सारे लोग आ रहे होते हैं तो चेयरमैन किम भी आते हैं। तो सियो जंग चेयरमैन का अच्छे से वेलकम करता है और उनसे एक प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है जिस प्रोजेक्ट पर उसकी जिंदगी टिकी हुई होती है। तो किम कहता है तुम टेंशन मत लो, वो काम हो जाएगा। और सियो जंग से पूछते हैं तुम अपनी बड़ी बेटी की शादी छोड़कर अपनी छोटी बेटी की शादी क्यों करवा रहे हो। तो जूही कहती है मेरी बड़ी बेटी जिनी हमेशा हॉस्पिटल में बिजी रहती है और वो अभी शादी करना नहीं चाहती, इसलिए हमने उसे फोर्स नहीं किया। तो चेयरमैन किम कहते हैं ओ ऐसी बात है। तो सियो जंग कहता है चेयरमैन प्लीज आप अंदर जाकर बैठिए, मैंने आपके लिए VIP सीट बुक किया है। तो चेयरमैन अंदर चले जाते हैं। आगे वो लोग शादी में जाते हैं तो सियो जंग उन लोगों को अच्छे से वेलकम नहीं करता, उल्टा दादाजी को कहता है जब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो जाकर पार्किंग लॉट में गाड़ी को पार्क करो। तो संघू को सियो जंग पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है मेरे पापा अब तुम्हारे ड्राइवर नहीं है, इसलिए मेरे पापा को हुक्म देना बंद करो। तो सियो जंग कहता है क्या मैंने तुम लोगों को इन्वाइट किया था, अगर तुम लोग यहाँ पर आए गए हो तो थोड़ा काम कर लोगे तो क्या जाएगा। तो दादाजी अपने ही बेटे को चुप करा देते हैं क्योंकि वो सायरा की शादी में कोई भी हंगामा नहीं चाहते और दादाजी पार्किंग लॉट में चले जाते हैं गाड़ी पार्क करने के लिए। इधर सायरा अपने होने वाले पति ली हान की वाट लगा रही होती है क्योंकि कल रात उसने उसका फोन नहीं उठाया होता है, जिस वजह से सायरा ली हुआन पर बहुत गुस्सा करती है। तो ली हान सायरा से कान पकड़कर माफी मांगता है। तो सायरा ली हुआन से एक एग्रीमेंट बनवाती है कि शादी के बाद वो उसे कभी भी धोखा नहीं देगा, वो हमेशा उसका फोन उठाएगा, उसकी केयर करेगा और उससे प्यार करेगा और वगैरह वगैरह। और वो कॉन्ट्रैक्ट प्यार वाला कम धमकी वाला ज्यादा लग रहा होता है। तो बेचारे ली हुआन को सायरा के डर से उस पर साइन करना पड़ता है। आगे सायरा अपनी माँ से पूछती है क्या उसकी बहन जिनी आ गई। तो उसकी माँ बताती है कि वो अभी तक नहीं आई है। तो सायरा जिनी को कॉल करती है और उसे खूब डांटती है कि वो अपनी बहन की ही शादी में लेट आ रही है और अपना गुस्सा निकालकर कॉल कट कर देती है। इधर जिनी सच में काम में बिजी रहती है और उसे जाने का टाइम ही नहीं मिल पाता। आगे सायरा की शादी की सेरेमनी मनाई जाती है और उसके बाद सायरा हंसी खुशी अपने पति के साथ हनीमून पर जाने लगती है। तो सायरा को रास्ते में दादाजी मिल जाते हैं। तो सायरा दादाजी से बहुत प्यार करती है और दादाजी भी सायरा को अपनी पोती की तरह खूब मानते हैं और उसे खूब प्यार करते हैं और दादाजी सायरा को आशीर्वाद देकर उसे हनीमून पर भेज देते हैं। इधर संघू और गुमजा जा रहे होते हैं तो जूही कहती है अंदर बहुत सारा काम पड़ा है, क्यों ना तुम दोनों मिलकर वो सारा काम कर दो, इसके बदले में तुम लोगों को ढेर सारा खाना दूंगी क्योंकि शादी में ढेर सारा खाना बचा हुआ है। तो शंकु को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है क्या हम तुम्हें भिखारी दिख रहे हैं जो तुम हमें इस तरह बेइज्जत कर रही हो। और इसी बात को लेकर वहाँ पर लड़ाई होने लगती है कि तभी वहाँ पर दादाजी आ जाते हैं और दादाजी बिना बात को जाने शंकु को एक थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। और दादाजी सियो जंग से माफी मांगकर वहां से चले जाते हैं। तो बेचारे शंकु को बहुत बुरा लगता है। तो गुमजा अपने पति को वहां से लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ सियो जंग ली हुआन के पापा से कंपनी मर्ज करने की बात करता है और वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ही रहे होते हैं कि तभी ली हुआन के पापा को पता चलता है कि सियो जंग की कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई है। तो वो ये बात सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और वो सियो जंग के साथ अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ देते हैं। तो सियो जंग कहता है अब तो हम फैमिली हो गए हैं ना, और फैमिली वालों को तो अपनों की हेल्प करनी चाहिए, आप इस तरह पीछे नहीं हट सकते। पर लीहान के पापा उसकी एक भी नहीं सुनते। तो लीहान के पापा कहते हैं ये शादी कोई रजिस्टर नहीं हुई है, इसलिए ये शादी मानी नहीं जाएगी, उन दोनों की कोई शादी नहीं हुई। और वो अपने बेटे को कॉल करके लीहान को घर वापस बुलाते हैं और वो अपने बेटे को ये भी धमकी देते हैं कि अगर वो सायरा के साथ रहा तो वो उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। इधर जब सायरा को अपने पापा से पता चलता है कि वो बैंकक्रप्ट हो गए हैं तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो उसके पापा कहते हैं
बेटा अब तुम ही कुछ कर सकती हो, ली हुआन को अपने हाथ से जाने मत देना। तुम दोनों हनीमून पर जा रहे हो ना, उसे अपने साथ रखो, क्योंकि अब तुम ही हो जो हमारी इज्जत बचा सकती हो और हमारी कंपनी भी। तो सायरा कहती है आपने मुझे धोखा दिया है पापा, मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। और सायरा गुस्से से कॉल कट कर देती है। आगे सायरा लीहान से पूछती है कि अब आगे क्या करना है। तो लीहान कहता है मुझे माफ कर दो, पर मैं अपने पापा के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकता। और लीहान सायरा को बीच रोड पर ही छोड़कर वहां से चला जाता है। आगे सायरा खूब रोती है और अपनी माँ को कॉल करके कहती है कि उन लोगों ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। और सायरा ये कहकर खूब रोती है। इधर ह्यूनसू की एंट्री होती है जो विदेश से पढ़ाई करके वापस आया हुआ होता है। तो ह्यूनसू विदेश से आने के बाद अपना पहला कॉल अपने पहले प्यार जिनी को करता है, पर जिनी उसे पहचानने से इनकार कर देती है और कॉल कट कर देती है। तो ह्यूनसू को लगता है कि शायद उसे समझ ही नहीं आया होगा कि किसका कॉल है। उसके बाद ह्यूनसू अपने माँ पापा को कॉल करता है। तो उसके माँ पापा ह्यूनसू से बात करके बहुत खुश होते हैं कि तभी वहाँ पर फर्नीचर वाला आ जाता है। तो संगू कहता है तुमने फर्नीचर वाले को भी बुला लिया है, इसे वापस करो, अगर दादाजी को पता चल गया तो तुम्हारी वाट लगा देंगे। तो गुमजा कहती है ये सब वापस नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेटे को एक अच्छी लाइफ देकर रहूंगी और बाबूजी मुझे चाहे इस घर से निकाल दे या सूली पर लटका दे, आज तो मैं उनसे बात करके ही रहूंगी, आज आर या पार। और गुमजा वो सारे फर्नीचर को घर के अंदर लेकर आ जाती है। इधर ह्यूनसू उसी रास्ते से जा रहा होता है कि तभी बस के सामने सायरा आ जाती है और उन दोनों का एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। तो ह्यूनसू सायरा को देखकर कहता है ये लड़की सच में पागल है। आगे सायरा अपनी बहन जिनी के पास जाती है और उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है। तो जिनी कहती है मैंने पहले ही कहा था कि ये शादी नहीं टिकने वाली, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया था कि अरेंज मैरिज मत करो, इनके पीछे उन लोगों की कोई चाल होगी, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तो सायरा कहती है ये अरेंज मैरिज थोड़ी थी, मैं उससे प्यार करती थी और वो भी मुझसे प्यार करता था। तो जिनी कहती है अगर तुम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे तो तुम्हारा अंजाम ऐसा क्यों हुआ, हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई, इसके बारे में मुझे पहले से ही पता था और मुझे ये बात जानकर कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि तुम पापा मम्मी भैया पानी की तरह खर्च किया, इसी वजह से कंपनी की ऐसी हालत हो गई है। तो सायरा कहती है क्या तुमने खर्च नहीं किया, तुम्हारी डॉक्टर की पढ़ाई में कितने पैसे लगे, क्या तुम्हें नहीं पता। तो जिनी कुछ भी नहीं कहती। आगे सायरा जिनी से उसका क्रेडिट कार्ड मांगती है, पर जिनी देने से मना कर देती है। तो सायरा दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। आगे ह्यूनसू जिनी से मिलता है और उससे अपनी दिल की सारी बातें करता है, पर जिनी उसकी सारी बकवास सुन लेती है और उसे कोई रिप्लाई नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। वेल ह्यूनसू जिस लड़की को पटाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है उस लड़की का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और उसका बॉयफ्रेंड एक बच्चे का बाप भी है और जिनी उस लड़की से बहुत प्यार करती है। आगे ह्यूनसू अपने घर जा रहा होता है तो उसकी मुलाकात फिर से सायरा से हो जाती है। तो सायरा सबको कॉल लगाती है पर उसे समझ में नहीं आता आखिरकार वो किससे हेल्प मांगे। तो उसे याद आता है कि दादाजी तो हैं, वो किसी भी हालत में उसकी हेल्प जरूर करेंगे। तो वो दोनों एक ही बस पर बैठते हैं। तो ह्यूनसू सायरा से दूरी बनाकर रखता है और उसे इग्नोर करता है। आगे वो लोग उस जगह पर उतर जाते हैं। तो सायरा ह्यूनसू से बात करने की कोशिश करती है ताकि वो दादाजी का एड्रेस पता कर सके, पर ह्यूनसू से देखकर ही वहाँ से भाग जाता है। तो सायरा ये सब देखकर पूरी तरह हैरान होती है। आगे सायरा पूरे मोहल्ले में पता लगाने की कोशिश करती है दादाजी के बारे में, पर वो दादाजी के बारे में नहीं पता लगा पाती। आगे ह्यूनसू घर आता है तो उसके पेरेंट्स उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। तो ह्यूनसू की माँ उसे अपना कमरा दिखाती है। तो ह्यूनसू कहता है माँ आपको इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी, मैं बेसमेंट में ही रह लेता, वो भी तो कितनी अच्छी जगह है। तो ह्यूनसू की माँ इस बात पर गुस्सा जाती है और कहती है मैंने तुम्हारे लिए इतनी तैयारी की पर तुम इसकी तारीफ करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। और गुमजा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तो ह्यूनसू के पापा ह्यूनसू को बताते हैं कि तुम्हारी माँ ने ये सब अपने पैसों से खरीदा है, उसने 2 साल तक किमची बेच बेच कर ये सब पैसे जमा किए थे। तो ह्यूनसू को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। आगे ह्यूनसू अपने रूम में जाता है और अपने रूम को देखकर बहुत खुश होता है और उसके बाद चेंज करके अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ को मनाता है। तो उसकी माँ मान जाती है। आगे ह्यूनसू अपनी माँ से पूछता है कि दादाजी कहाँ पर है। तो गुमजा कहती है मुझे नहीं पता, शायद वो रेस्टोरेंट में होंगे। तो ह्यूनसू रेस्टोरेंट जाता है दादाजी को ढूंढने के लिए। तो वहाँ पर ह्यूनसू की मुलाकात उस रेस्टोरेंट के मालिक ली जुन से होती है और ली जुन दादाजी के दोस्त भी होते हैं। तो ली जुन ह्यूनसू को देखकर बहुत खुश होता है कि तभी ह्यूनसू की नजर सायरा पर पड़ती है। तो वो उसे पागलों की तरह खाते हुए देखकर पूरी तरह हैरान होता है और ह्यूनसू ली जुन को कहता है कि ये लड़की पागल है, आप पुलिस को बुलाइए वरना आपके रेस्टोरेंट में ये कोई ना कोई बवाल जरूर करेगी। तो ली जुन कहता है मुझे भी इस लड़की पर डाउट हो रहा था, इसलिए मैंने पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया है। कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। इधर दादाजी घर आते हैं तो उन्हें पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और दादाजी जैसे ही सायरा का नाम सुनते हैं तो वो अकबका जाते हैं और अपना सारा काम धाम छोड़कर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। तो ह्यूनसू भी अपने दादाजी के पीछे जाता है। तो दादाजी पुलिस से पूछते हैं वो लड़की कहाँ है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था, जल्दी बताओ। कि तभी उधर से सायरा की नींद खुलती है और वो दादाजी को देखती है। तो सायरा जैसे ही दादाजी को देखती है तो वो रोने लगती है और कहती है दादाजी मेरे साथ बहुत बुरा हुआ,
प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। तो दादाजी सायरा की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और ह्यूनसू भी ये जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है कि दादाजी सायरा को तो दादाजी सायरा के पास जाते हैं। तो सायरा रोते हुए कहती है, दादाजी मैं आपसे ही मिलने के लिए यहाँ पर आई थी और रास्ते में मुझे भूख लग गई तो मैं एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने लगी, लेकिन इस कद्दू शकल वाले आदमी ने मुझे पागल करार करके जेल में बंद करवा दिया। दादाजी प्लीज मुझे यहाँ से बचाइए। तो दादाजी सायरा की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह हैरान होते हैं और पुलिस वाले को कहते हैं कि वो सायरा को छोड़ दे। तो वो पुलिस वाला कहता है, मुझे नहीं पता था कि आप इस लड़की को जानते हैं, लेकिन आपके पोते ने ही तो इसे लॉक करवाया था। तो बेचारा ह्यूनसू इस समय फंस जाता है और दादाजी के हिट लिस्ट में पहुंच जाता है। आगे दादाजी सायरा को कहते हैं, मैं तुम्हारे घर वालों को कॉल करता हूं, वो तुम्हारे लिए परेशान होंगे। तो सायरा कहती है, प्लीज आप उन्हें कॉल मत कीजिए, मैं आपके घर जाना चाहती हूं, क्या मैं आपके घर जा सकती हूं? तो दादाजी ये सब सुनकर हैरान होते हैं कि आखिरकार सायरा के साथ ऐसा क्या हुआ जो वो अपने घर नहीं जाना चाहती। आगे दादाजी सायरा को अपने घर लेकर जा रहे होते हैं और दादाजी ह्यूनसू का चप्पल सायरा को पहना देते हैं। तो बेचारे ह्यूनसू को नंगे पैर ही रोड पर चलना पड़ता है। आगे सायरा दादाजी को कहती है, दादाजी क्या सच में ये आपका पोता है? लेकिन आपकी तरह बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर इसने मुझसे झूठ नहीं बोला होता तो आज मैं इन सारी प्रॉब्लम में नहीं फंसती, मैं इसी की वजह से इस प्रॉब्लम में फंसी हूँ। तो ह्यूनसू कहता है, मेरी वजह से तुम यहाँ फंसी हो? मैंने क्या किया है? अगर कोई भी तुम्हें ऐसी हालत में देखता तो तुम्हें पागल ही समझता, समझी? तो सायरा कहती है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दादाजी देखो आपका पोता मुझसे किस तरह बात कर रहा है। और सायरा दादाजी को ढाल बनाकर ह्यूनसू को नीचा दिखाती है। तो बेचारा ह्यूनसू कुछ भी नहीं कह पाता दादाजी के डर से। आगे वो लोग घर पहुँचते हैं तो गुमजा सायरा को देखकर पूरी तरह चौंक जाती है और दादाजी से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो दादाजी कहते हैं, ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, अभी इसे फ्रेश होने दो। तो गुमजा कहती है, हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हमने इस लड़की को यहाँ पर रहने दिया तो इसके परिवार वाले हम पर ही इल्जाम लगाएंगे कि हमने ही इसके साथ कुछ किया है। वैसे क्या तुम्हारी फैमिली को पता है कि तुम यहाँ पर हो? क्या तुमने अपने पति से लड़ाई की है? और गुमजा सायरा से ढेर सारे सवाल पूछने लगती है। तो सायरा गुमजा के सारे सवालों को सुनकर पूरी तरह पक जाती है और कहती है, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो सारी फैमिली जैसे ये बात सुनती है तो उन्हें तो बहुत बड़ा झटका लग जाता है। तो गुमजा कहती है, सुबह तो तुम्हारी कंपनी ठीक थी, शाम को आखिरकार ऐसा क्या हो गया जो तुम लोग बैंकरप्ट हो गए? तो सायरा कहती है, दादाजी मैं थक गई हूँ, बाथरूम कहाँ है, मुझे फ्रेश होना है। तो दादाजी सायरा को बाथरूम दिखा देते हैं। तो सायरा बाथरूम के अंदर चली जाती है, लेकिन जाने से पहले सायरा सबको धमकी देती है कि अगर किसी ने उसके परिवार को कॉल किया तो वो यहाँ से भी गायब हो जाएगी। और उसके बाद वो बाथरूम के अंदर चली जाती है। तो संघू कहता है, आखिरकार ऐसा क्या हो गया जो इनकी कंपनी रातों ही रात बैंकरप्ट हो गई? तो दादाजी कुछ भी नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं। तो गुमजा अपने पति को कहती है, क्या तुम्हारा बाप पागल हो गया है जो इस पागल लड़की को हमारे घर लेकर आ गया? तो ह्यूनसू कहता है, माँ आप लड़की से बचकर रहना, ये लड़की सच में पागल है। कि तभी वहाँ पर सायरा आ जाती है और कहती है, ये तो टॉयलेट है, बाथरूम कहाँ पर है? तो गुमजा कहती है, ओ तुम्हें बाथरूम नहीं मिल रहा, चलो मैं तुम्हें बाथरूम दिखाती हूँ। और गुमजा उसे अंदर लेकर जाती है और कहती है, यही बाथरूम और टॉयलेट है, ये तुम्हारा कोई महल नहीं है जहाँ तुम्हें ढेर सारी फैसिलिटी मिलेगी। ये रहा मग और ये रहा टब, इससे पानी निकाल निकाल कर नहा लेना, और हाँ गीजर ऑन मत करना, ठंडे पानी से नहाना, समझी? तो सायरा कहती है, मैं ठंडे पानी से नहीं नहा सकती। तो गुमजा कहती है, अगर तुम्हें यहाँ इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो अपने घर क्यों नहीं चली जाती? और यहाँ दोनों में बहस होने लगती है। आगे संघू ये न्यूज सुनकर मन ही मन खुश हो रहा होता है और उसे सियोजंग को नीचा दिखाने का मौका मिल गया होता है। तो संघू अपने पापा के पास जाता है और उन्हें कहता है, सियोजंग बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में है, उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, हमें उनसे मिलने जाना चाहिए और उनका हालचाल पूछना चाहिए। आखिरकार लेट चेयरमैन ने हमारा कितना ख्याल रखा था, हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो दादाजी कहते हैं, तुम ठीक कह रहे हो, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग साथ चलते हैं। आगे गुमजा कपड़े लेकर बाथरूम जाती है और बाथरूम की ऐसी हालत देखकर तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और सायरा पर भड़कने लगती है और कहती है, तुम इतने पानी से नहा रही हो, इतने पानी से तो हमारा पूरा परिवार नहा लेगा, ये तुम्हारा कोई घर नहीं है जो तुम पानी की बर्बादी करोगी। अगर बाबूजी ने ये सब देख लिया तो वो तुम पर बहुत गुस्सा करेंगे। तो सायरा कहती है, दादाजी मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो गुमजा कहती है, तुम चेयरमैन की पोती हो, इसका मतलब ये नहीं है कि दादाजी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए ज्यादा हवा में मत उड़ो। और यहाँ पर फिर से इन दोनों में किचकिच होने लगती है। आगे दादाजी सायरा के लिए बिछावन लेकर आते हैं ताकि वो उस रूम में बिछावन बिछाकर सायरा को सोने के लिए दे दे। तो गुमजा जैसे ये सब देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और वो दादाजी को कहती है कि वो ये कम्बल लगा देगी, पर दादाजी उसकी एक भी नहीं सुनते और उस रूम में जाने लगते हैं। तो गुमजा घुटनों पर आकर दादाजी के सामने अपनी गलती कबूल करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर सायरा आ जाती है और उस रूम को खोल देती है। तो दादाजी जैसे ही उस रूम को देखते हैं तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है और बेचारी गुमजा की तो हालत ही खराब हो जाती है। तो दादाजी
कहते हैं अभी मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, मैं वापस आकर तुमसे इस मामले में बात करूंगा। और दादाजी ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे सारा उस बिछावन पर सोने जाती है तो गुंजा कहती है ये बिछावन मेरे बेटे का है, इसलिए इस पर मत सोना, तुम नीचे सोओगी, समझी? मैंने ये कमरा अपने बेटे के लिए तैयार किया है, इसलिए यहाँ के किसी भी सामान को छूने की कोशिश भी मत करना, समझी? और गुंजा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सियो जंग चेयरमैन किम से मिलता है और उनसे अपनी कंपनी को बचाने की बात करता है। तो चेयरमैन किम कहते हैं मैं तुम्हारी कंपनी बचाऊंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें अपनी कंपनी की ओनरशिप मुझे बेचनी होगी, तभी मैं तुम्हारी कंपनी बचाऊंगा। वेल फाइनली सियो जंग को पता चल जाता है कि चेयरमैन किम ने ही उसके साथ धोखा किया है, जिस वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई है। तो सियो जंग कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी कंपनी तुम्हें कभी भी नहीं बेचूंगा, तुमने जानबूझकर मेरे साथ ये सब किया है ना, मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। तो चेयर किम उसकी सारी बकवास सुनकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे गुंजा अपने बेटे के पास जाती है और अपने बेटे को पूरी स्टोरी बताती है। तो हिंसू कहता है माँ मैंने आपको तो पहले ही कहा था, दादाजी को जब इस बारे में पता चलेगा तो घर में बहुत बड़ा बम छूटेगा। तो गुंजा कहती है मैंने कौन सी गलती की है, मैंने बस अपने बेटे के लिए एक अच्छा सा कमरा सजाया था, क्या एक माँ अपने बच्चे के लिए ये सब भी नहीं कर सकती? प्लीज मुझे अपने दादाजी के प्रकोप से बचा लो। तो हिंसू कहता है मैं खुद दादाजी के हेट लिस्ट में हूँ, अगर मैंने कुछ और किया तो दादाजी मुझसे और गुस्सा हो जाएंगे। तो गुंजा कहती है अब मैं क्या करूँ, अब मैं अपने ससुर के प्रकोप से कैसे बचूं, वो तो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे। तो ह्यूनसू अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर परेशान हो जाता है और कहता है माँ आप टेंशन मत लो, मैं इस मामले को संभाल लूंगा, मैं दादाजी के सामने ये कबूल कर लूंगा कि ये सब आपने मेरे कहने पर किया था। तो गुंजा कहती है तुम ऐसा क्यों करोगे बेटा, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो दादाजी तुमसे और गुस्सा हो जाएंगे, अच्छा जो होगा वो देखा जाएगा, मैं उस बारे में अब और नहीं सोचना चाहती। वैसे मेरा बेटा बहुत ही पतला गया है, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाना बनाती हूँ। और गुंजा मार्केट चली जाती है मीट लाने के लिए। दूसरी तरफ सायरा पार्क से गाड़ी उधार मांगकर कहीं जा रही होती है कि तभी वहाँ पर ह्यूनसू आ जाता है और सायरा से पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, पर सायरा उसे कुछ भी नहीं बताती और कार में बैठकर जाने लगती है। तो ह्यूनसू भी कार में बैठ जाता है। तो सायरा कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, बाहर निकलो। तो ह्यूनसू कहता है ये कार मेरी है और जब तक तुम मुझे ये नहीं बता देती कि तुम कहाँ जा रही हो मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा, अभी घर में कोई भी नहीं है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। तो सायरा कहती है मैं किसी के घर में आग लगाने जा रही हूँ और सायरा गाड़ी को तेज चलाकर वहाँ से चली जाती है। आगे ह्यूनसू सायरा को रोकने की कोशिश करता है, ये सब काम इलीगल है, अगर पुलिस को इस बारे में पता चल गया तो उसे जेल हो जाएगी। पर सायरा ह्यूनसू की एक भी नहीं सुनती और अपने पति को कॉल करती है और कहती है अगर तुम अपने घर से बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर में आग लगा दूंगी, इसलिए जल्दी से अपने घर से बाहर निकलो। और सायरा हांसे के घर का दरवाजा पीटने लगती है। तो ह्यूनसू सायरा को ये सब काम करने से रोकता है पर सायरा उसकी एक भी नहीं सुनती कि तभी उधर से हांसे की मॉम बाहर निकलती है और सायरा को खूब खड़ी खोटी सुनाती है। तो सायरा कहती है पहले तो आप मुझे बहुत पसंद करती थी, जैसे ही आप लोगों को पता चला कि हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई वैसे ही आप लोगों ने हमसे रिश्ता तोड़ लिया, क्या आप अपने बेटे की शादी मुझसे पैसों के लिए करवा रही थी? तो हांसी की माँ ये सुनकर सायरा को खींचकर एक थप्पड़ मारती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ये सारे लालछन लगाने की, तुम जैसी बदतमीज लड़की को तो कोई भी अपने घर की बहू ना बनाए, मैं तो तुम्हें बना भी रही थी, अच्छा हुआ तुम जैसी लड़की मेरे घर की बहू नहीं बनी, अगर तुम जैसी बदकिरदार लड़की मेरे घर की बहू बन जाती तो मेरे घर का तो सत्यानाश ही हो जाता, अगर आइंदा से तुमने मेरे बेटे को परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वो हर्ष करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकती, समझी? और हांसे की मॉम सायरा को खूब खड़ी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारी सायरा ये सब सुनकर तो पूरी तरह टूट जाती है और अपने टूटे दिल को शांत करने के लिए ड्रिंक करने के लिए जाती है। तो ह्यूनसू सायरा को समझाता है कि वो ड्रिंक ना करे और घर चले, पर सायरा उसकी एक भी नहीं सुनती और बहुत सारा ड्रिंक करती है। तो ह्यूनसू उसके ड्रिंकिंग कैपेसिटी को देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और थक हार कर बेचारा वहीं पर बैठ जाता है क्योंकि वो सायरा को इस तरह वहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। और ह्यूनसू सायरा को समझाता है शादी टूटना कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया में कितने लोगों की शादी टूट जाती है, इसलिए इस बात का शोक मनाना बंद करो और चलो उठो घर चलो। तो सायरा कहती है मैं घर नहीं जाना चाहती, मैं चाहती हूँ कि मेरी याददाश्त चली जाए, कल सुबह ये न्यूज पूरी तरह फैल जाएगी, सबको पता चल जाएगा कि मेरे होने वाले पति ने मुझे डंप कर दिया, तुम ही बताओ मैं पूरे समाज को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगी, मैं तो शर्म के मारे ही मर जाऊंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं यहीं पर मर जाऊँ क्योंकि कोई भी अब छोड़ी हुई लड़की से शादी नहीं करेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि भगवान मुझे यहीं से उठा ले। तो ह्यूनसू कहता है तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं जो तुमसे शादी करना चाहते होंगे, तुमसे प्यार करना चाहते होंगे। तो सायरा कहती है क्या तुम सच कह रहे हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो ह्यूनसू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और सायरा को कहता है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता,
मैं ऑलरेडी एक लड़की से प्यार करता हूँ। तो सायरा हुनसू से उसकी लव स्टोरी पूछती है। तो हुनसू पहले तो लव स्टोरी बताने से मना कर देता है, लेकिन सायरा की जिद करने पर वो उसे बता देता है कि वो एक लड़की से प्यार करता था जब वो कॉलेज में पढ़ता था, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सायरा की बहन जीनी होती है। पर हुनसू को ये बात पता नहीं होती कि वो जिस लड़की से प्यार करता है वो लड़की सायरा की बहन है। तो कॉलेज में हुनसू जीनी को पटाने के लिए नए नए तरीके अपनाता था, पर जीनी कभी भी उसे भाव नहीं देती थी। पर हुनसू को लगता था कि जीनी उसे पसंद करती है मन ही मन में, बस वो दिखा नहीं रही। आगे हुनसू सायरा को उसकी फोटो भी दिखाता है, पर सायरा इतने नशे में होती है कि वो अपनी बहन को भी नहीं पहचान पाती। आगे हुनसू सायरा को कहता है घर चलने के लिए, पर सायरा जाने से मना कर देती है। तो हुनसू को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो सायरा कहती है तुम्हें रोका किसने है, जाना है तो जाओ। तो हुनसू गुस्से से वहाँ से चला जाता है कि तभी सायरा अपनी बहन को कॉल करती है और उसे कॉल करके उसी जगह पर बुलाती है। इधर हुनसू जा रहा होता है पर वो आधे रास्ते से ही घूम जाता है क्योंकि उसे दादाजी का डर लगने लगता है, क्योंकि अगर दादाजी को पता चल गया कि उसने सायरा को ऐसी हालत में रास्ते पर ही छोड़ दिया था तो दादाजी उसकी तो वाट लगा देंगे। तो हुनसू सायरा के पास वापस जाता है और उसे उठाकर ले जा ही रहा होता है कि तभी उधर से जिनी आ जाती है। तो हुनसू जैसे ही जिनी को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और उसे लगता है कि शायद जिनी को गलतफहमी हो गई होगी कि उसका इस लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। तो हुनसू सायरा को गाड़ी में पटक कर जिनी के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है जैसा वो सोच रही है कि उसका उस लड़की के साथ चक्कर है वैसा कुछ भी नहीं है। पर जिनी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि ना ही वो उसे प्यार करती है और ना ही वो उससे बात करना पसंद करती है। तो बेचारा हुनसू ये सब सोच सोच कर पगला रहा होता है कि जिनी को गलतफहमी हो गई है कि उसका चक्कर चल रहा है। तो जिनी हुनसू को कहती है ये लड़की बहुत ही प्यारी है, इस लड़की का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है। और जिनी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो हुनसू सायरा के पास जाता है और उस पर अपना गुस्सा निकालता है और कहता है तुम्हारी वजह से जिनी मुझ पर शक कर रही है और वो मुझ पर भरोसा नहीं कर रही, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ छिपकली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, होश में आओ और जाकर जिनी को बताओ कि हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो सायरा नशे में इतनी धुत होती है कि वो हुनसू की किसी भी बातों का जवाब नहीं देती और बेचारा हुनसू ये सब देखकर पूरी तरह पगला रहा होता है। इधर दादाजी सियोजंग के घर जाते हैं तो उसके घर पर पूरी तरह बवाल मचा हुआ होता है। तो दादाजी सियोजंग को सपोर्ट करते हैं और उसके घर की देखभाल करते हैं, पर सियोजंग की अकड़ अभी तक भी नहीं गई हुई होती है। उसके साथ इतना कुछ होने के बावजूद वो फिर भी अकड़ दिखाकर उन लोगों से बात करता है और कहता कंपनी में तो छोटी मोटी दिक्कतें आती ही रहती है, मैं इसे संभाल लूंगा, तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आगे दादाजी सियोजंग को बताते हैं कि सायरा उनके घर पर है। तो सियोजंग और उसकी फैमिली सायरा को लेने के लिए दादाजी के घर जाते हैं। तो संघू इस मौके का बहुत ही अच्छे से फायदा उठाता है और वो सियोजंग को नीचा दिखाने का एक मौका भी नहीं छोड़ता और सियोजंग को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है संघू पर। इधर हुनसू सायरा को घर लेकर आता है तो सायरा बेड पर ही उल्टी कर देती है। तो हुनसू उस बेड को साफ करता है क्योंकि उसकी माँ ने बड़े प्यार से उसके लिए वो बेड बनाया था और हुनसू सायरा की केयर भी करने लगता है कि तभी उधर से उन दोनों की सारी फैमिली आ जाती है और उन दोनों को ऐसी हालत में देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाते हैं। तो सियोजंग को लगता है कि हुनसू उसकी बेटी का फायदा उठा रहा है। तो सियोजंग हुनसू को मारने लगता है कि तभी गुमजा बीच में आ जाती है और सियोजंग से लड़ने लगती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्यारे बेटे को मारने की। और गुमजा सियोजंग को खूब खड़ी खोटी सुनाती है और उसकी खटिया भी खड़ी कर देती है और यहाँ पर दोनों फैमिली एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तो हुनसू सबको बताता है कि उसने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया, सायरा ने बेड पर उल्टी कर दी थी, बस वो वही साफ कर रहा था। तो सियोजंग कहता है मेरी बेटी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, मेरी बेटी पर झूठा इल्जाम लगाना बंद करो। कि तभी उधर से सायरा फिर से उठती है और उल्टी कर देती है। तो बेचारे सियोजंग का तो मुंह ही बंद हो जाता है। तो गुमजा कहती है तुम्हें अपनी बेटी के तो कारनामे पता नहीं है और तुम मेरे बेटे पर इल्जाम लगाते हो। और गुमजा सियोजंग से खूब लड़ने लगती है। तो दादाजी ये सब देखकर पूरी तरह पागल हो जाते हैं और सबको चुप कराते हैं और अपनी फैमिली को बाहर बुलाते हैं। तो वो तीनों दादाजी के गुस्से को देखकर चुपचाप बाहर आ जाते हैं और दादाजी से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं दादाजी इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये सब सियोजंग के बच्चे की वजह से है, उसने मेरे बेटे को मारा था तब मैं उस पर चिल्ला रही थी। तो दादाजी हुनसू से पूछते हैं आखिरकार माजरा क्या है हुनसू, मुझे पूरी बात बताओ। तो हुनसू दादाजी को पूरी बात बता देता है कि तभी उधर से सियोजंग अपनी बेटी को ले जाने लगता है। तो गुमजा कहती है अपनी बेटी को ले जा रहे तो ले जाओ पर मेरा कंबल तो छोड़ दो। तो दादाजी कहते हैं बहू चुप हो जाओ, मैं तो तुमसे बाद में निपटूंगा। और दादाजी सियोजंग को बड़े प्यार से जाने को कहते हैं। तो सियोजंग अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे दादाजी गुमजा की क्लास लगाते हैं और उससे उस रूम के बारे में पूछते हैं। तो हुनसू ये सारे कारनामों की जिम्मेदारी खुद पर ले लेता है पर गुमजा अपनी बेटी को इन सब में नहीं फंसाती और वो कहती है मैंने ही वो कमरा तैयार किया था अपने बेटे के लिए, अगर आपको कोई भी सजा देनी है तो मुझे दीजिए पर मेरे बेटे से वो कमरा मत छीनिए। तो दादाजी कहते हैं जल्दी से उस रूम का सारा सामान बाहर निकालो, कल सुबह तक मुझे वो रूम खाली चाहिए। तो गुमजा कहती है बाबूजी प्लीज मुझे वो रूम दे दीजिए, मैंने अपने बेटे के लिए उस रूम को बड़े प्यार से सजाया है, प्लीज मुझे मेरे बेटे को उस रूम में रहने दीजिए, इसके बदले आप मुझसे जो कहेंगे मैं वो करूंगी, लेकिन प्लीज मेरे बेटे को उस रूम से बाहर मत निकालिए। तो दादाजी कहते हैं ये घर
मेरा है और इस घर में मेरी हुकूमत चलेगी। अगर तुम लोगों को अपनी मनमर्जी करनी है तो इस घर से दफा हो जाओ और बाहर जाकर अपनी मनमर्जी करो। यहाँ पर मैंने तुम लोगों के लिए कोई खैरात नहीं रखी है जो मैं तुम लोगों पर बांटता फिरूं। कल ये रूम खाली हो जाना चाहिए। अगर कल ये कमरा खाली नहीं हुआ तो तुम लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपना कोई और ठिकाना ढूंढ लेना, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मेरी ही मर्जी चलेगी। और दादाजी सबको डांटकर वहाँ से चले जाते हैं। तो बेचारी गुमजा खूब रोती है। तो संगू गुमजा को कहता है हमें ये रूम खाली कर देना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो बाबूजी हमें घर से निकाल देंगे, और अगर हम लोग एक बार इस घर से निकल गए तो हमारे पास कोई और ठिकाना नहीं होगा जाने का। अगली सुबह जब सारा को होश आता है और वो अपनी पास्ट की बातें याद करती है कि उसने पास्ट में क्या क्या कांड किए थे, तो बेचारी को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपने आप को फेस नहीं कर पाती कि अब वो लोगों का सामना कैसे करेगी। तो वो घर छोड़ने का मन बना लेती है और अपने पापा को कहती है आपने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उसके लिए थैंक यू, लेकिन अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। आप लोगों ने मेरे साथ जो किया है मैं उस वजह से किसी का सामना भी नहीं कर पा रही, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और हाँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अगर आप लोगों ने मेरा पीछा करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और सायरा ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो उसके पापा उसे रोक लेते हैं और कहते हैं मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन तुम भी तो सिचुएशन संभाल सकती थी ना। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, तुम मुझसे अपना रिश्ता ऐसे कैसे तोड़ सकती हो। तो सायरा ये सुनकर तो और गुस्से में आ जाती है और कहती है आप अब भी मुझ पर ही ब्लेम कर रहे हैं कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो जिनी कहती है अब ये मायने नहीं रखता क्या और किसकी वजह से हुआ है, उसे भूल कर आगे बढ़ जाओ। अभी हमें ये सोचना चाहिए कि हम इस झमेले से बाहर कैसे निकले। 2 दिन बाद बैंक वाले भी हमारे घर पर धावा बोल देंगे। तो सायरा कहती है जीनी अगर तुम्हारे साथ ये सब होता तो तुम क्या इतनी आसानी से भूलकर आगे बढ़ जाती। और यहाँ दोनों बहन एक दूसरे से बहस करने लगती है। तो उसके पापा कहते हैं एक दूसरे से बहस करना बंद करो, अभी हमें एकजुट होकर इस परेशानी से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम एक परिवार हैं और परिवार का तो काम ही होता है एक दूसरे की मुसीबत में उनका साथ देना। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा इन सब से बाहर निकलने का, क्योंकि अगर हमने कोई रास्ता नहीं निकाला तो हमारा ये घर भी हमारे हाथ से चला जाएगा। तो सायरा और उसकी माँ ये सुनकर तो पूरी तरह हैरान हो जाती है और कहती है हम इस घर को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जिनी कहती है आपको क्या लगता है कितने सारे पैसे आकाश से झड़ेंगे? अब तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, सब अपने आप पर डिपेंड होकर अपनी लाइफ जिए और मुझसे आप लोग कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं अपनी लाइफ ही खुद बहुत ही मुश्किल से जी रही हूँ। मैं आप लोगों का बोझ क्या संभालूंगी। और जिनी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो सारा कहती है पापा आप टेंशन मत लो, मैं इस घर को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी, मैं पैसों का कोई ना कोई इंतजाम जरूर करूंगी। और सारा अपने दोस्तों से पैसे मांगने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ गुमजा अपने ससुर के सामने बीमार होने का नाटक करती है ताकि उसके ससुर को उस पर दया आए और वो रूम लेने की जिद छोड़ दे। पर उसके ससुर को तो गुमजा की किसी भी हरकत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो गुमजा अपनी एक्टिंग से बाज नहीं आती और बीमार होने का नाटक करती है और बीमारी की हालत में ही काम करने लगती है। तो उसका ससुर कहता है तुम्हारी सास जब जिंदा थी तो वो बीमारी की हालत में भी सारा काम कर लेती थी और तुम भी कर ही लोगी। तो गुमजा को ये बात सुनकर तो बहुत ही गुस्सा आता है कि तभी ह्यूनसू के लिए एक कॉल आता है। तो ह्यूनसू उस कॉल पर बात करने लगता है। तो वो बंदा कहता है हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपका आइडिया हमें बहुत पसंद आया और हम आपके साथ काम करने के लिए इंटरेस्टेड भी हैं और हम आपको अच्छी तनख्वाह भी देंगे हमारे साथ काम करने के लिए। अगर आप हमारे साथ काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो क्यों ना हम लोग मिलकर बात करें। तो ह्यूनसू कहता है ठीक है, मैं कल आपसे मिलने के लिए आ जाऊंगा। आगे गुमजा ह्यूनसू से कहती है क्या तुम्हें जॉब का ऑफर मिला, वो लोग तुम्हें कितनी सैलरी दे रहे हैं। तो ह्यूनसू कहता है 1 लाख। तो गुमजा ये सुनकर तो खुश हो जाती है और ह्यूनसू को कहती है कि वो ये जॉब एक्सेप्ट कर ले। तो ह्यूनसू कहता है मैं ये जॉब एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरा सपना एक लेक्चर बनने का है। तो गुमजा कहती है तुम इतना अच्छा ऑफर क्यों ठुकरा रहे हो, वो तुम्हें अच्छे पैसे देंगे। तो दादाजी ह्यूनसू को कहते हैं बेटा तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, पैसे तो हाथ की मैल है, वो तो आते जाते ही रहते हैं। आगे गुमजा फिर से अपने ससुर के सामने नाटक करने लगती है ताकि उसका ससुर उसे वो रूम दे दे। पर दादाजी उल्टा अपनी बहू पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं बहू शाम तक ये कमरा खाली हो जाना चाहिए। और दादाजी ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जूही सायरा को बताती है कि उसकी एक्स सासू माँ का कॉल आया था, वो हमसे तुम्हारे शादी पर दिए गए सारे जेवर वापस मांग रही थी। तो सारा को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहती है आप उन्हें उनके सारे जेवर वापस कर दीजिए। और सारा अपनी रिंग भी वापस करने जा ही रही होती है कि तभी वो अपने हाथ में देखती है कि उसके हाथ में तो रिंग ही नहीं है। तो सारा हर जगह वो रिंग ढूंढती है पर उसे कहीं भी नहीं मिलता। तो सारा उस रिंग को ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है कि तभी उधर से गुमजा भी आती है और सारा को बाहर जाते हुए देख लेती है। आगे गुमजा जूही के पास आती है और उससे अपना ब्लैंकेट मांगती है। तो जूही कहती है मैंने तो उसे फेंक दिया। कि तभी उधर से उसकी नौकरानी आती है और कहती है क्या आप इसी ब्लैंकेट के बारे में बात कर रही थी। तो गुमजा
जैसे उस ब्लैंकेट को देखती है तो वो ब्लैंकेट बहुत ही गंदा होता है। तो गुमजा जूही से उस ब्लैंकेट के पैसे मांगती है। तो जूही कहती है ठीक है बताओ इस ब्लैंकेट के कितने पैसे हुए। तो गुमजा उस पैसे को लेकर वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। इधर ह्यूंसू तैयार हो रहा होता है तो उसे घर से कुछ आवाजें आती है। तो ह्यूंसू को लगता है कि उसकी माँ शायद वापस आ गई है। तो ह्यूंसू छत पर जाकर देखता है तो वहाँ पर उसकी माँ नहीं बल्कि सारा आई हुई होती है। तो ह्यूंसू सारा से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सारा कहती है क्या तुमने मेरा वेडिंग रिंग देखा है? पता नहीं वो कहाँ खो गया है, मुझे उसे ढूंढना होगा। तो ह्यूंसू कहता है मुझे क्या पता वो रिंग कहाँ पर होगी। तो सारा कहती है अपनी जबान चलाना बंद करो, चुपचाप वो रिंग ढूंढो। और वो दोनों मिलकर रिंग ढूंढने लगते हैं पर उन्हें रिंग नहीं मिलता। कि तभी वहाँ पर गुमजा भी आ जाती है। तो सारा गुमजा से भी उस रिंग के बारे में पूछती है। तो गुमजा कहती है मुझे क्या पता तुम्हारी रिंग कहाँ पर है, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ से चली जाओ, यहाँ पर तुम्हारी कोई भी रिंग नहीं है। तो सारा ह्यूंसू को भी अपने साथ लेकर जाने लगती है। तो गुमजा कहती है तुम मेरे बेटे को अपने साथ क्यों ले जा रही हो? मेरा बेटा क्या तुम्हारा कोई नौकर है जो तुम्हारे आगे पीछे मंडराता रहेगा? मेरे बेटे से अपना गंदा हाथ दूर रखो। और गुमजा अपने बेटे को अपने साइड कर लेती है। तो सारा ह्यूंसू को अपने साथ चलने को कहती है पर ह्यूंसू और गुमजा दोनों ही जाने से मना कर देते हैं। तो सारा गुमजा के सामने ह्यूंसू के पहले प्यार की पोल पट्टी खोलने ही वाली होती है कि उससे पहले ही ह्यूंसू सारा का मुंह बंद कर देता है और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी गुमजा देखते ही रह जाती है। आगे वो दोनों उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ रिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं पर उन्हें वहाँ पर कहीं भी रिंग नहीं मिलता। तो ह्यूंसू सारा को डांटने लगता है कि वो उसकी माँ के सामने उसके पहले प्यार की पोल पट्टी कैसे खोल सकती है। तो सारा कहती है अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं तुम्हारी माँ को जाकर ये बात बता दूंगी कि तुमने अपने पहले प्यार से 3 बार थप्पड़ खाया था। तुम ही सोचो अगर तुम्हारी माँ को पता चलेगा कि उसके प्यारे बेटे ने एक लड़की से 3 बार थप्पड़ खाया तो उन्हें कैसा लगेगा। तो ह्यूंसू कहता है तुम एक नंबर की चुड़ैल हो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तो सारा कहती है इसलिए तो मुझसे बात करना बंद करो और चुपचाप रिंग ढूंढो और जब तुम्हें वो रिंग मिल जाए तो मुझे इस नंबर पर कॉल करना, समझे? और सारा ये कहकर ह्यूंसू को वहीं पर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। इधर जिनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जाती है ड्रिंक करने के लिए। तो पार्कसू कहता है तुम मुझ पर बहुत गुस्सा होगी ना, मैं अपनी बेटी की वजह से तुम्हें टाइम नहीं दे पाता। तो जिनी कहती है मुझे तुम्हारी बेटी से जलन नहीं होती, मैं जानती हूँ वो तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम भी मुझे थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दो। और जिनी और उसका बॉयफ्रेंड बात ही कर रहे होते हैं कि तभी ह्यूंसू जिनी को कॉल कर और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके और उस लड़की के बीच कुछ भी नहीं है। तो जिनी भी ह्यूंसू को डांट कर कहती है कि मेरे और तुम्हारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो। और जिनी ये कहकर कॉल कट कर देती है। तो बेचारा ह्यूंसू को बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ गुमजा फिर से एक नया ट्रिक लगाती है अपने ससुर को मनाने की और वो अपने ससुर के सामने बीमार होने का नाटक करने लगती है और कहती है बाबूजी मेरे कमर में मोच आ गई है, मैं ये सारा सामान अकेले ही निकाल रही थी जिस वजह से मेरे कमर में पूरी तरह मोच आ गई है, अब मैं ठीक से उठ भी नहीं पा रही। तो दादाजी कहते हैं तुम्हें ये काम अकेले करने की क्या जरूरत थी, तुम पार्क या संघू को बुला लेती, वो दोनों मिलकर ये काम कर देते। तो गुमजा कहती है बाबूजी मैं ये काम उन लोगों से कैसे करवा सकती थी, अगर वो लोग सामान निकालते टाइम सामान में स्क्रैच लगा देते तो मैं उन्हें वापस भी नहीं कर पाती। और गुमजा दादाजी के सामने विक्टिम कार्ड प्ले करने लगती है। तो दादाजी को भी गुमजा की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। तो गुमजा दादाजी को कहती है बाबूजी आज रात का खाना बाहर से ही ऑर्डर कर लीजिएगा क्योंकि मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं खाना बना पाऊँ। तो दादाजी को ये बात सुनकर तो और मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है पर वो अपने गुस्से को पीकर वहाँ से चले जाते हैं और गुमजा ये सब नाटक करके बहुत ही खुश होती है। इधर ह्यूंसू और सारा फिर से एक रेस्टोरेंट में आपस में टकरा जाते हैं। तो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का तो एक मौका भी नहीं छोड़ते। आगे सारा अपने एक चंपू दोस्त से पैसे उधार मांगती है तो उसका दोस्त कहता है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं अपनी एंगेजमेंट भी तोड़ दूंगा अगर तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओगी। तो सारा ये सब सुनकर तो कुछ कह ही नहीं पाती और बेचारा ह्यूंसू ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाता है कि तभी उधर से ली हान आता है क्योंकि ह्यूंसू जिस बंदे से मिलने आया हुआ होता है वो बंदा कोई और नहीं बल्कि ली हान मोटर ग्रुप का मालिक होता है और ह्यूंसू मोटर ग्रुप से ही मिलने के लिए आया हुआ होता है। तो ली हान सारा को जैसे ही उस बंदे के साथ देखता है तो उसे तो बहुत बड़ा झटका ही लग जाता है। तो ली हान सारा को टॉन मारता है और कहता है मेरे छोड़ने के बाद तुम इस चंपू को पटा रही हो, ये तो तुम्हारे लेवल का बिल्कुल भी नहीं लगता, अपने लेवल के बंदे को पटाओ जो तुम्हारे नखरे उठा सके। तो सायरा को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है कि तभी वो चंपू ली हान के साइड आ जाता है और उसके साथ अपनी जान पहचान बढ़ाने लगता है क्योंकि वो चंपू पैसे का पुजारी होता है। वो घोचू जिधर तगड़ा माल देखता है वो उसकी ही साइड हो जाता है। तो ली हान भी उससे अच्छे से बात करता है और उसे कहता है ठीक है मैं आपसे बाद में मिलूंगा और वो घोचू ली हान से मिलकर वहाँ से चला जाता है। तो सारा को बहुत ही गुस्सा आता है कि उस घोचू ने भी उसे धोखा दे दिया। आगे
आगे लीहान सारा को ह्यूमिलेट करने लगता है और कहता है तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम टेंशन मत लो, जैसे ये सब खत्म हो जाएगा मैं तुम्हें बहुत बड़ा हर्जाना दूंगा इन सब का। तो सारा को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है तुम जैसा रंग बदलने वाला गिरगिट मैंने आज तक नहीं देखा। पहले तो बड़े प्यार के दावे कर रहे थे, अब क्या हुआ, पैसे के सामने सब कुछ फीका पड़ गया। जब सब कुछ का तुम हिसाब रख ही रहे हो तो मैं तुम पर उधार क्यों रखूं? तुम्हारी माँ ने मुझे खींचकर एक तमाचा मारा था ना, आज मैं उसका हिसाब बराबर करती हूँ। और सारा खींचकर लीहान को एक थप्पड़ मारती है और कहती है आइंदा मेरे सामने मत आना वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। और सारा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारे लीहान की इज्जत की तो वाठी लग जाती है, लेकिन फिर भी वो बेशर्मों की तरह ह्यूनसू के साथ डील करने के लिए बैठ जाता है। पर ह्यूनसू उसके सामने ही उसका ऑफर ठुकराकर वहाँ से चला जाता है। आगे ह्यूनसू रास्ते से जा रहा होता है कि तभी उसकी नजर सारा पर पड़ती है जो बहुत रो रही होती है। तो ह्यूनसू उसके पास जाता है और कहता है अगर तुम रोना चाहती हो तो मेरे कंधे लगकर रो सकती हो। तो पहले तो सारा ह्यूनसू को खूब डांटती है और उसे जाने को कहती है, लेकिन बाद में उसके ही गले पड़कर खूब रोती है और अपना मन हल्का करती है। ली हुआन अपनी मॉम को कॉल करता है और कहता है आपने सारा को थप्पड़ क्यों मारा? ऑलरेडी मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने उसके साथ ऐसा किया। तो उसकी माँ कहती है कहीं तुम्हारा प्यार फिर से उमड़ तो नहीं रहा? तो लीहान कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उससे प्यार नहीं करता, बस मुझे सारा के लिए बुरा लग रहा था। और ली हुआन अपनी मॉम से बहस करके कॉल कट कर देता है। तो ली हुआन वहाँ से जा ही रहा होता है तो वो सारा और ह्यूनसू को साथ देखकर पूरी तरह हैरान होता है और वो सोचने लगता है कि आखिरकार इन दोनों में क्या रिश्ता है। दूसरी तरफ सियो जंग संघू को अपने साथ ड्रिंक कराने के लिए लेकर जाता है और उसे खूब नशे में टल्ली कर देता है। और उसके बाद सियो जंग संघू के सामने एक डील रखता है कि वो अपनी जमीन को गिरवी रख दे और उसके कंपनी में इन्वेस्ट कर दे। जैसे ही उसके कंपनी में वो इन्वेस्ट करेगा तो वो अमीर बन जाएगा। तो संघू कहता है मैं तुम्हारे कंपनी में कैसे इन्वेस्ट करूं? मेरे नाम पर कुछ भी नहीं है, सारी प्रॉपर्टी तो बाबूजी के नाम पर है, मैं तो उस घर में किराया देकर रहता हूं, मैं तुम्हें अपनी हालत के बारे में क्या बताऊं? तो बेचारे सियो जंग का ये सब करना भी बेकार हो जाता है और उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। आगे गुमजा को सारा की रिंग मिल जाती है तो गुमजा उस रिंग को अपने पास रखने की कोशिश करती है, पर ह्यूनसू अपनी माँ को समझा किसी और की चीज को अपने पास रखना अच्छी बात नहीं है। तो गुमजा ये सब सुनकर अच्छा महसूस नहीं करती और वो कहती है ठीक है मैं कल उसे बुलाकर ये रिंग वापस कर दूंगी। तो ह्यूनसू कहता है आप तकलीफ क्यों करेंगी, मैं अभी उसी से मिलने जा रहा हूँ, मैं उसे रिंग दे दूंगा। आगे संघू बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है क्योंकि सियो जंग उसे चूना लगाकर वहाँ से भाग गया होता है और उसके सर पर सारे ड्रिंक का पैसा थोपकर वहाँ से भाग गया होता है। तो बेचारा संघू पूरी तरह परेशान होता है। तो बेचारा संघू अपने बेटे को चोरी छुपे कॉल करता है और उससे पैसे मांगता है, लेकिन उसकी ये बात पूरे फैमिली को पता चल जाती है। तो गुमजा को जब ये बात पता चलती है कि उसका पति बाहर गया था और लड़कियों के साथ उसने ड्रिंक किया, उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर ही पहुँच जाता है। आगे गुमजा अपने पति को खूब खड़ी खोटी सुनाती है तो उसका बेटा उसे शांत करने की कोशिश करता है, पर गुमजा शांत नहीं होती, जिस चक्कर में वो अपने ससुर को ही चोट पहुंचा देती है। आगे गुमजा अपने ससुर की मरहम पट्टी करती है और अपने ससुर से प्रॉमिस लेती है कि वो अपने बेटे को माफ नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी हिम्मत कैसे हुई इतने सारे पैसे उड़ाने की और लड़कियों के साथ बार में जाकर ड्रिंक करने की। तो दादाजी गुमजा की बात एक कान से सुनते हैं और दूसरी कान से निकाल देते हैं और ह्यूनसू सारा को कॉल करके हॉस्पिटल बुलाता है और कहता है मुझे तुम्हारी रिंग मिल गई है, अगर तुम्हें रिंग वापस चाहिए तो तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। तो सारा कहती है क्या? तो ह्यूनसू कहता है तुम्हें मेरे पहले प्यार के सामने जाकर ये बताना होगा हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। तो सारा ह्यूनसू को प्रॉमिस कर देती है, लेकिन बाद में वो रिंग लेकर वहाँ से भाग जाती है। तो ह्यूनसू को सारा पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है इस छिपकली ने फिर से मुझे धोखा दिया। कि तभी ह्यूनसू की नजर जिनी पर पड़ती है तो ह्यूनसू जिनी को मनाने के लिए जाता है और उसे अपने साथ डिनर पर जाने को कहता है। तो बेचारी जिनी भी थक जाती है और ह्यूनसू को कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ डिनर पर चलूंगी। तो ह्यूनसू ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। इधर सारा भी उन दोनों को साथ में देख लेती है और फाइनली सारा को पता चल जाता है कि ह्यूनसू का पहला प्यार कोई और नहीं उसकी बड़ी बहन जीनी है। इधर संघू सियो जंग के पास जाता है पैसे मांगने के लिए। तो सियो जंग जैसे ही संघू को देखता है तो वो वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। तो संघू के पास जूही से पैसे मांगने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो बेचारा संघू अपनी प्राइड को साइड में रखकर जूही से पैसे मांग लेता है तो जूही उसे पैसे दे देती है। आगे सियो जंग को लोन सार्क के गुंडे किडनैप कर लेते हैं क्योंकि सियो जंग ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें उनके पैसे वापस कर देगा, पर उसने उनके पैसे वापस नहीं किए होते हैं, जिस वजह से उन लोगों ने सियो जंग को किडनैप कर लिया होता है और वो लोग सियो जंग को खूब डराते भी हैं। तो बेचारा सियो जंग उन लोगों को देखकर पूरी तरह डर जाता है। इधर संघू अपने घर आता है और गुमजा को मनाने की कोशिश करता है और उससे माफी भी मांगता है, पर गुमजा उसकी एक भी नहीं सुनती, उल्टा उस पर सामान फेंकने लगती है। कि तभी वहाँ पर दादाजी आ जाते हैं और गुमजा दादाजी के ऊपर ही आटा फेंक देती है। तो दादाजी ये सब देखकर गुस्से में आ जाते हैं और बेचारी गुमजा की तो हवा ही टाइट हो जाती है। तो दादाजी का गुस्सा तो 7वें आसमान पर ही पहुंच जाता है और वो गुमजा को डांटने लगते हैं और कहते हैं तुमने इतना सारा खाना बर्बाद कर दिया, तुम्हें पता है इस आटे से एक टाइम का खाना निकल जाता। तो गुमजा कहती है बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं इसे जाने को कह रही थी पर ये जा ही नहीं रहा था और इसी चक्कर में ये सब हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो दादाजी संघू को कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इतने सारे पैसे शराब में उड़ाकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की। तो संघू
दादाजी से माफी मांगने लगता है और संगू दादाजी को पूरी स्टोरी बताता है कि सियो जंग ने जानबूझकर उसे इतनी शराब पिलाई थी ताकि वो उसके जमीन को मॉर्गेज करवाकर उस पैसे से बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो दादाजी ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और उसे वहाँ से जाने को कहते हैं। तो गुंजा कहती है, बाबूजी आप इसे इतनी आसानी से माफ कैसे कर सकते हैं, इतने इतने सारे पैसे शराब में उड़ा दिए, आप संगू को इस घर में रहने की इजाजत कैसे दे सकते हैं। तो दादाजी कहते हैं, ये मामला तुम दोनों का है, इसलिए तुम दोनों ही सुलझाओ, क्योंकि मैं मियाँ बीबी के लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता। और दादाजी उन दोनों को रूम से बाहर निकाल देते हैं। आगे गुंजा अपने पति की खिलास लगाती है तो बेचारा संगू डरा सहमा अपनी बीबी से माफी मांगता है और उससे प्रॉमिस भी करता है कि आइंदा से वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। पर गुंजा उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती और उसे रूम से बाहर निकाल देती है। इधर सियो जंग पैसे का इंतजाम नहीं कर पाता तो वो एक फैमिली मीटिंग बैठाता है और अपनी फैमिली को बताता है, मुझसे पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा, अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम यहाँ से अमेरिका चले जाएं अपने बेटे संग जून के पास और वहीं जाकर फिर से अपना बिजनेस स्टार्ट करे। तो जिनी कहती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, यहाँ का मामला अभी तक ठंडा नहीं हुआ और आप यहाँ से भागने की बात कर रहे हैं। अगर पुलिस को पता चल गया कि आप पैसों की डर से यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। तो सियो जंग कहता है, इसलिए तो हमें चोरी छुपे यहाँ से जाना होगा ताकि किसी को पता ना चले और हम लोग आराम से यहाँ से निकल जाएं। तो जिनी कहती है, मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकती, मेरी अपनी लाइफ है, मेरा अपना काम है, मैं यहीं पर रहूंगी। आप लोगों ने इतना रायता फैलाया है तो आप लोग ही इसे समेटेंगे और मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। और जिनी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो सारा भी अपने पापा पर ही सारा गुस्सा निकालती है क्योंकि उन्हीं की वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो रही होती है। और सारा रूम में जाती है तो सारा जिनी को कहती है, तुम इतनी मतलबी कैसे हो सकती हो, अपने परिवार को इतनी बड़ी मुसीबत में छोड़कर कैसे जा सकती हो, तुम उस आदमी पर भरोसा करके सब कुछ छोड़कर जा रही हो ना, उस आदमी पर इतना भी भरोसा मत करो, वो आदमी भी तुम्हारा भरोसा तोड़ ही देगा। तो जिनी को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, मेरी लाइफ से दूर रहो, मेरे लव लाइफ में क्या चल रहा है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो सारा कहती है, मैं तो तुम्हें समझा रही हूँ कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं। और सारा जीनी को ह्युंसो को लेकर टॉन मारती है पर जीनी को सारा गोल गोल बातें समझ में ही नहीं आती। तो जीनी सारा को कहती है, अब तो तुम अपना बचपना छोड़ दो, मैं उम्मीद करती हूँ अगली बार जब हम मिले तुम में मैच्योरिटी आ जाए। तो सारा को जीनी पर बहुत गुस्सा आता है तो जीनी उसकी बकवास सुनकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन दादाजी संघू को गराज में नहीं देखते तो वो परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार संघू कहाँ गया। कि तभी उधर से संघू आता है तो दादाजी संघू से पूछते हैं, तुम इतने देर से कहाँ थे। तो संघू दादाजी को बताता है कि वो घर जाकर लोगों के कार धो रहा था। तो दादाजी संघू पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं, जब तुम्हारी अपनी गराज है तो तुम लोगों के घर जाकर उनकी कार क्यों धो रहे हो। तो संघू कहता है, क्योंकि मैं अपने बेटे के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ मैं बचपन से ही एक नंबर का नालायक था, मैंने कभी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाली, मैंने अपनी वाइफ तक को भी खुश नहीं रखा, लेकिन मैं अपने बेटे के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मेरी वाइफ ने उस कमरे को बड़े प्यार से सजाया है, आप उस कमरे को रेंट पर देना चाहते हैं ना बाबूजी, आप वो कमरा मुझे दे दीजिए, मैं उसका हर महीना किराया दूंगा, प्लीज बाबूजी मुझ पर एक बार भरोसा कर लीजिए। तो बेचारे दादाजी भी अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर उसे परमिशन दे देते हैं उस रूम में रहने की। आगे जब गुंजा को इस बारे में पता चलता है तो उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता और वो खुशी के मारे फूले नहीं समाती। दूसरी तरफ सियो जंग अपनी फैमिली के साथ अमेरिका भागने की प्लानिंग कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सियो जंग को पकड़ लेती है और उसे सीधा जेल में डाल देती है। तो वो लोग सियो जंग की बेल करवाने की कोशिश करते हैं पर उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो सियो जंग की बेल करवा सके। तो वो लोग दादाजी को कॉल करके पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। तो सियो जंग जैसे ही दादाजी को देखता है तो वो अपना टोन ही बदल लेता है और दादाजी के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि वो कहीं से भी जाकर उसकी बेल करवा दे। और सियो जंग दादाजी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है कि वो अपनी जमीन को गिरवी रखकर उसे सारे पैसे दे दे ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। लेकिन जब दादाजी सियो जंग को ये बताते हैं कि उनके घर का अभी भी लोन चल रहा है तो सियो जंग गिरगिट की तरह रंग बदल लेता है और दादाजी से रूडली बात करने लगता है। वेल गिरगिट भी इतना रंग नहीं बदलती जितना ये सियो जंग अपने रंग बदलता है। आगे दादाजी भी परेशान होकर वहाँ से जाने लगते हैं तो सियो जंग दादाजी पर ही चिल्लाने लगता है और कहता है कि आप बिना कुछ किए यहाँ से कैसे जा सकते हैं, आपको मेरी बेल करवानी होगी। पर दादाजी उसकी एक भी नहीं सुनते और बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। तो सारा दादाजी को ऐसे जाते देख बहुत ही परेशान होती है। इधर जिनी बहुत ही परेशान होती है अपनी फैमिली की वजह से, क्योंकि सारा ने जिनी को कहा होता है कि वो अपने डॉक्टर दोस्त से पैसे उधार मांग ले ताकि वो पापा की जमानत करवा सके। पर जिनी को लोगों से पैसे मांगने में अजीब लगता है क्योंकि बेचारी ने इतनी मेहनत से अपनी रेपुटेशन बनाई होती है, अगर वो लोगों से पैसे मांगेगी तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। कि तभी वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड पार्क सू भी आ जाता है। तो जिनी पार्क सू को अपने साथ डिनर पर जाने को कहती है तो पार्क सू जाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर पार्क सू की बेटी
जीसू आ जाती है। वेल जीसू को जिनी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती और जीसू अपने डैड को जिनी से दूर रखने की कोशिश करती है। तो पार्क सू कहता है अगर हम लोग डिनर पर जा ही रहे हैं तो चलो साथ में डिनर करने चलते हैं। तो जीसू कहती है डैड मैं आपके साथ डिनर करना चाहती हूँ, किसी और के साथ नहीं। कि तभी वहाँ पर ह्यूनसू आ जाता है और जिनी को अपने साथ डिनर पर जाने को कहता है। तो जीसू कहती है तुम कौन हो? तो ह्यूनसू सबके सामने ये कह देता है कि वो जिनी का बॉयफ्रेंड है। तो पार्क सू जैसे ये सुनता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और जिनी भी उन लोगों के सामने कुछ भी नहीं कह पाती और वो ह्यूनसू के साथ चली जाती है। आगे वो लोग डिनर कर रहे होते हैं तो जिनी ह्यूनसू को साफ साफ कह देती है कि वो किसी और से प्यार करती है, इसलिए वो उसका पीछा करना छोड़ दे। और जिनी ये कहकर जाने लगती है पर ह्यूनसू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कम से कम खाना तो खाकर जाओ क्योंकि ये हमारा फर्स्ट डेट है। तो जिनी ह्यूनसू के लिए इतना करती है और उसके साथ डिनर करती है। आगे जिनी जाने लगती है तो ह्यूनसू उसका पीछा करता है। तो जिनी कहती है प्लीज कोई होप मत रखो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही मैं तुम्हारे साथ लाइफ बिता सकती हूँ। मैं जानती हूँ तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें एक ऐसी लड़की मिले जो तुम्हें खुश रखे, तुम्हें प्यार करे। अगली बार जब मैं तुमसे मिलूं तो मुझे उम्मीद है तुम्हारे साथ तुम्हारा प्यार जरूर होगा। और जिनी ये कहकर जाने लगती है कि तभी जिनी को सारा का कॉल आता है और सारा जिनी को बताती है कि पापा की तबीयत खराब हो गई है। तो जिनी जैसे ये सुनती है वो टेंशन में आ जाती है और वो पुलिस स्टेशन जाने लगती है। तो ह्यूनसू भी जिनी के साथ जाता है क्योंकि वो जिनी को ऐसी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ना चाहता और वो उसके साथ पुलिस स्टेशन जाता है। आगे जिनी जब वहाँ पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि उसके पापा तो सिर्फ नाटक कर रहे हैं बीमार होने का, ताकि उन्हें बीमारी की वजह से बेल मिल जाए। पर जिनी अपने पापा के नाटक में उनका साथ नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। आगे जिनी सैड होकर बाहर आती है तो ह्यूनसू उसका बाहर ही वेट कर रहा होता है। तो जिनी कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो ह्यूनसू कहता है हमने साथ में डिनर किया पर हमने साथ में कुछ मीठा नहीं खाया था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। और ह्यूनसू जिनी को कॉफी देता है और उसके साथ बैठकर कॉफी पीता है। तो जिनी ह्यूनसू को वहाँ से जाने को कहती है पर ह्यूनसू जाने के बजाय जिनी से अपने दिल की सारी बातें करता है। तो जिनी कहती है मैं तुमसे प्यार नहीं करती, इसके लिए मेरे कुछ रीजंस हैं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, इसलिए मूव ऑन कर जाओ। तो ह्यूनसू कहता है आज जो हमने साथ में टाइम स्पेंड किया मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं मरते दम तक तुम्हें नहीं भूलूंगा। और ह्यूनसू ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो जिनी को ह्यूनसू के लिए बहुत बुरा लगता है पर बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती। इधर सारा उन दोनों को साथ में देख लेती है। आगे ह्यूनसू अपने टूटे दिल की वजह से बहुत ही सैड रहता है और अपने आप को पूरी तरह संभालने की कोशिश करता है। आगे देर रात को सारा ह्यूनसू के घर पर कॉल करती है तो ह्यूनसू फोन उठाता है। तो सारा ह्यूनसू से पूछती है कि दादाजी कहाँ पर है? तो ह्यूनसू कहता है तुम क्या बात कर रही हो, अभी दादाजी सो रहे हैं। तो सारा ह्यूनसू से उसके डेट के बारे में बात करने लगती है और कहती है आज तुम्हारा डेट सक्सेसफुल हो गया ना, तो प्लीज इसी खुशी में मेरी एक हेल्प कर दो। तो ह्यूनसू जैसे ही डेट का नाम सुनता है तो उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो सारा पर चिल्लाने लगता है। तो सारा भी पीछे नहीं हटती, वो भी ह्यूनसू को ढेर सारी बातें सुना ही देती है और दोनों में फिर से लड़ाई हो जाती है। तो ह्यूनसू गुस्से से फोन रख देता है। अगले दिन ली हान ह्यूनसू के यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है और उसके प्रोफेसर के सामने एक डील रखता है कि वो अपने कार और इंजन का रिसर्च उसके कंपनी में जाकर करे क्योंकि उसके कंपनी में ढेर सारी सुविधाएं हैं जिससे रिसर्च करने में आसानी होगी। वेल ली हान ह्यूनसू को अपनी कंपनी में लाने के लिए जी तौर मेहनत कर रहा होता है क्योंकि ह्यूनसू के कार आइडियाज ली हान की कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है और ह्यूनसू ये सब समझ रहा होता है कि ली हान ये सब उसके लिए ही कर रहा है। तो ह्यूनसू इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है पर ली हान हार नहीं मानता और वो प्रोफेसर को मनाने की बहुत कोशिश करता है कि तभी ली हान को सारा का कॉल आता है। तो ली हान ह्यूनसू को चिढ़ाने के लिए सारा को उसी रेस्टोरेंट में कॉल करके बुलाता है। वेल ली हान को लगता है कि ये सब करके वो ह्यूनसू को जला रहा है पर उसे क्या पता ह्यूनसू तो सारा से प्यार ही नहीं करता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सारा किसके साथ क्या कर रही है। आगे सारा ली हान से मिलती है तो ली हान कहता है तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? तो सारा कहती है अपनी माँ को समझाओ कि वो मुझे परेशान करना बंद करे, मैं उनकी ज्वेलरी वापस कर दूंगी। अमेरिका जाने के पैकिंग के चक्कर में मैंने वो जेवर कहाँ रख दिया मुझे याद नहीं आ रहा, जैसे ही मुझे वो मिल जाएगा मैं तुम्हारी माँ को वापस कर दूंगी, तब तक अपनी माँ को कहो मुझे परेशान करना बंद करे। तो ली हान कहता है मेरी माँ अब भी तुम्हें परेशान कर रही है, मैंने उन्हें मना किया था कि वो तुम्हें परेशान ना करे। वैसे तुम अमेरिका क्यों जा रही हो? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस सिचुएशन ही ऐसी हो गई है जिस वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तो सारा कहती है अपना प्यार अपने पास रखो, तुम जैसा घटिया इंसान किसी से भी प्यार नहीं कर सकता। और सारा उसे ही 4 बातें सुनाकर वहाँ से जाने लगती है। तो ली हान जबरदस्ती सारा को अपने साथ ले जाने लगता है ताकि वो उससे बात कर सके, पर सारा उसके साथ जाना नहीं चाहती। पर ली हान उसका पीछा ही नहीं छोड़ता और उसे जबरदस्ती अपने कार में बैठाने लगता है कि तभी वहाँ पर ह्यूनसू आ जाता है और वो सारा को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे ह्यूनसू सारा को समझाता है कि मुझे पता है कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो और उसे भूलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उसे भूल जाओ, वो तुम्हारे लायक नहीं है। तो सारा ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो ह्यूनसू को कहती है जब तुम पूरी बात जानते नहीं हो तो उस पर टिक्का टिप्पणी क्यों कर रहे हो? वैसे तुम्हारी बातों को सुनकर लग रहा है उसने तुम्हें डंप कर दिया ना? तो ह्यूनसू कहता है किसने मुझे डंप किया, तुम क्या बात कर रही हो? तो सारा
कहती है मुझे पता है उसने तुम्हें डंप कर दिया। तो ह्यूनसू ये सब सुनकर गुस्से में आ जाता है और यहाँ पर फिर से इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो सारा उल्टा ह्यूनसू को ही सुनाकर वहाँ से चली जाती है। जूही सारा को बताती है कि उसने सेटलमेंट के पैसे का इंतजाम कर लिया है, पर वो लोग अब सेटलमेंट करने से मना कर रहे हैं। अगर वो लोग सेटलमेंट नहीं करेंगे तो मैं तुम्हारे पापा को कैसे बाहर निकालूंगी। तो सारा कहती है माँ आप पैसे कहाँ से लाई। तो जूही बताती है तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें जो गहने दिए थे मैंने उसे बेच दिया। तो सारा जैसे ये सुनती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या आप ली हान की मॉम को नहीं जानती, वो उस जेवर के लिए हमें कितने कॉल्स कर रही है, अगर हमने उन्हें वो जेवर नहीं दिया तो वो हमारा जीना हराम कर देगी। तो जूही कहती है मैं क्या करती, मुझे तुम्हारे पापा को छुड़ाना था, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी ये सोचो अपने पापा को कैसे छुड़ाना है। अगले दिन दादाजी ली जून से हेल्प मांगता है ताकि वो प्रेसिडेंट किम से मिल सके और दादाजी प्रेसिडेंट किम से मिलने जाते हैं और उसे अपना केस वापस लेने को कहते हैं, पर प्रेसिडेंट किम केस वापस लेने से मना कर देता है। तो दादाजी भी प्रेसिडेंट किम को बातों ही बातों में धमकी दे देते हैं। तो बेचारा प्रेसिडेंट किम डर जाता है और वो अपने केस को वापस ले लेता है। आगे सियोजंग जेल से बाहर आ जाता है तो वो बाहर भी अपनी ही फुटानी झाड़ने लगता है कि वो अपने दम पर जेल से बाहर आया है और सियोजंग दादाजी को ही नीचा दिखाने लगता है और उससे अच्छे से पेश नहीं आता कि तभी उधर से सारा और जूही ढेर सारा सामान लेकर आते हैं। तो सियोजंग कहता है तुम ये सारा सामान लेकर यहाँ पर क्यों आई हो। तो जूही सियोजंग को बताती है कि बैंक वालों ने घर को सीज कर लिया है और अब हमारे पास जाने का कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। तो सियोजंग ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे दादाजी उन लोगों के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि जब तक उन लोगों के रहने का कोई ठिकाना नहीं मिल जाता तब तक वो लोग उनके घर पर आकर रहे। तो सियोजंग फिर से वहाँ पर नौटंकी करने लगता है ताकि दादाजी उसे ज्यादा प्रेस करके अपने घर लेकर जाएं और सियोजंग के शान और शौकत में कोई फर्क भी ना आए। इधर संगू रोमांटिक अंदाज में गुमजा को मना लेता है और इन सब में उसकी हेल्प उसका बेटा ह्यूनसू भी करता है। आगे गुमजा और संगू अपनी एनिवर्सरी मना ही रहे होते हैं कि तभी दादाजी सियोजंग की पूरी फैमिली को लेकर घर आ जाते हैं और सबको बताते हैं कि ये लोग कुछ दिनों के लिए यहीं पर रहेंगे। तो गुमजा ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाती है। आगे जब ह्यूनसू जिनी को देखता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाता है और फाइनली ह्यूनसू को पता चल जाता है कि जिनी सारा की बड़ी बहन है। आगे दादाजी अपनी फैमिली को बताते हैं कि जब तक सियोजंग को रहने का कोई ठिकाना नहीं मिल जाता तब तक वो लोग यहीं पर रहेंगे उन लोगों के मेहमान बनकर। तो संगू और ह्यूनसू ये सुनकर तो हिचकियां लेने लगते हैं और उन दोनों की हिचकियां तो बंद ही नहीं होती और गुमजा ये सब देखकर तो पूरी तरह हैरान होती है, पर वो अपने ससुर के खिलाफ कुछ कह भी नहीं सकती और बेचारी चुपचाप उनके ऑर्डर को मान लेती है। आगे सियोजंग अपनी अमीरी गिरी का शो ऑफ करने से बाज नहीं आता और दादाजी को कहता है कि हम इतने से छोटे से रूम में कैसे रहेंगे। तो दादाजी कहते हैं आप लोगों को थोड़ा एडजस्ट करना ही होगा क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ एक ही रूम है, अगर आप यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रहे तो आप मेरे साथ मेरे रूम में सो जाइएगा। तो सियोजंग इस बात पर भी दादाजी से बहस करने लगता है और कहता है मैं आपके रूम में क्यों सोऊंगा, आपको नहीं पता मुझे ऐसी जगह पर सोने की आदत नहीं है। तो दादाजी सियोजंग की सारी बकवास सुन लेते हैं पर उससे उल्टा जवाब नहीं देते बल्कि रिस्पेक्टफुल्ली बात करते हैं, पर सियोजंग हमेशा दादाजी को नीचा दिखाने की ही कोशिश करता है। तो सारा अपने पापा को कहती है पापा किचकिच करना बंद करो, कम से कम हमें रहने के लिए जगह तो मिली, आपकी वजह से तो वो भी हमसे छिन गया है, इसलिए चुपचाप यहीं पर एडजस्ट कर लो। तो बेचारा सियोजंग अपने बच्चों की वजह से चुप हो जाता है क्योंकि ये सब तो उसी की करने का फल होता है। आगे सियोजंग दादाजी के रूम में सोने जाता है और दादाजी का ही बिछावन हथिया लेता है और उन्हें दूसरे बिछावन पर सोने को कहता है। तो दादाजी सियोजंग को कुछ भी नहीं कहते और जाकर दूसरे बिछावन पर जाकर सो जाते हैं। दूसरी तरफ जिनी को नींद नहीं आ रही होती है तो वो बाहर टहलने के लिए जाती है, तभी वहाँ उसकी मुलाकात ह्यूनसू से हो जाती है। तो ह्यूनसू जिनी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और ह्यूनसू ये सोचता है कि उसकी किस्मत ही उसे जिनी से मिलाना चाहती थी, इसलिए तो जिनी उसके घर में रहने के लिए आ गई और ह्यूनसू जिनी की तरफ से होप नहीं छोड़ता और उसे पटाने की फिर कोशिश करता है। तो जिनी ह्यूनसू को कहती है मुझे माफ कर दो, मेरी फैमिली की वजह से तुम्हारी फैमिली को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन क्या तुम मुझसे एक प्रॉमिस करोगे, क्या तुम ऐसा प्रिटेंड करोगे कि जैसे तुम मुझे जानते नहीं, क्योंकि मैं चीजें और उलझाना नहीं चाहती। तो ह्यूनसू कहता है अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं ऐसा ही प्रिटेंड करूंगा और जिनी ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि तभी वहाँ पर सारा भी आ जाती है और सारा जिनी और ह्यूनसू को एक साथ देख लेती है। तो सारा ह्यूनसू को चिढ़ाने के लिए उसे ये बात बता देती है कि जिनी उसी के बारे में बात कर रही थी कि वो एक अच्छा इंसान है। तो ह्यूनसू जैसे ये सुनता है कि जिनी उसके बारे में सोच रही थी तो उसके दिल में तो गुब्बारे फूटने लगते हैं और उसे लगता है कि अब भी उसके पास मौका है जिनी को पटाने का और सारा ये सब कांड करके बहुत खुश होती है। अगली सुबह सारे लोग मिलकर नाश्ता खाने के लिए बैठते हैं। तो सियोजंग यहाँ भी अपनी किचकिच करने लगता है और कहता है मैं ऐसा खाना नहीं खाऊंगा। तो गुमजा कहती है अगर तुम्हारे
तुम्हारे इतने ही नखरे हैं और तुम्हें ये खाना पसंद नहीं है तो यहाँ से चले जाओ ना, तुम्हें रोका किसने है। तो जूही कहती है मुझे और जिनी को सुबह सुबह कॉफी पीने की आदत है, क्या कॉफी मिलेगा। तो गुमजा कहती है हमारे घर में कोई भी कॉफी नहीं पीता। और यहाँ पर दोनों मियाँ बीवी अपनी रईसों वाली हरकत करने लगते हैं और यहाँ फिर से सारी फैमिली में बहस होने लगती है। तो दादाजी अपनी फैमिली को ही चुप कराते हैं और कहते हैं शांत से खाना खाओ। तो वो लोग चुप हो जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। तो सियोजंग भी वो खाना खाता है और वो खाना वो बहुत सारा खाता है क्योंकि उसे वो खाना बहुत ही पसंद आता है। तो जूही ये सब देखकर हैरान होती है और कहती है तुम्हें ये खाना इतना पसंद आ रहा है जो तुम इतना खा रहे हो। तो सियोजंग कहता है खाना अच्छा ही है पर खाना तो पड़ेगा ना, वरना खाना वेस्ट हो जाएगा। आगे जिनी हॉस्पिटल जाने के लिए रवाना हो जाती है तो ह्यूनसू भी उसके पीछे जाता है और उसके साथ बात करने की कोशिश करता है, पर जिनी उससे बात नहीं करती और उससे दूरी बनाकर रखती है। पर ह्यूनसू को ये सब समझ में नहीं आता और वो फिर भी उसके पीछे ही पड़ा हुआ होता है। आगे सियोजंग एक और प्लान बनाता है अमेरिका जाने का, ताकि वो अपने बेटे के साथ रह सके, क्योंकि अमेरिका में उसका एक घर होता है और उसने अपने बेटे के नाम पर ढेर सारे डिपॉजिट भी जमा किए होते हैं, जिस वजह से वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर अमेरिका जाने की प्लानिंग करता है। पर उसके पास एरोप्लेन की टिकट खरीदने के पैसे नहीं होते। तो वो दादाजी के पास जाता है और उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि वो उसकी प्लेन की टिकट कटवाए और उसे कुछ पैसे भी दे। तो दादाजी ये सब सुनकर परेशान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि वो इतने सारे कहाँ से लाएंगे, पर वो सियोजंग का चेहरा देखकर मान जाते हैं और कहते हैं मैं कोई इंतजाम करता हूँ। तो सियोजंग ये सब सुनकर खुश हो जाता है। आगे ह्यूनसू को पता चलता है कि उसके प्रोफेसर ने ली हान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। तो ह्यूनसू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और अपने प्रोफेसर को कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया और आपने मुझे बताया क्यों नहीं। तो प्रोफेसर कहता है मैं तुम्हें कैसे बताता, तुम्हारे पास तो खुद का फोन भी नहीं है जो मैं तुम्हें कॉल करके बताता। तो बेचारा ह्यूनसू कुछ भी नहीं कह पाता और उसे ली हान के साथ काम करने के लिए मानना पड़ता है। दूसरी तरफ जूही हाथों में नेल पेंट लगाकर बाहर आती है तो गुमजा कहती है तुम लोग रोड पर आ गए हो लेकिन अभी तुम लोगों की रईसगिरी नहीं गई है। तो जूही कहती है तुम्हारे हाथ कितने उखड़े उखड़े लग रहे हैं, क्या तुम कोई लोशन नहीं लगाती। और जूही गुमजा को नीचा दिखाने की कोशिश करती है कि तभी उधर से दादाजी आ जाते हैं। तो जूही दादाजी को दिखाने के काम करने लगती है। तो दादाजी गुमजा को ही डांटने लगते हैं कि वो अपने मेहमानों से काम कैसे करवा सकती है। तो गुमजा अपने ससुर को समझाने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर जूही आग में घी डालने का काम करती है, जिससे गुमजा को अपने ससुर से डांट पड़ जाती है। दूसरी तरफ सारा का फोन लेटरिन में गिर जाता है और उसका फोन पूरी तरह खराब हो जाता है। तो सारा अब सोच में पड़ जाती है कि अब वो नया फोन कैसे लेगी, क्योंकि उसके पास तो कुछ पैसे भी नहीं है। इधर ह्यूनसू जीनी को कॉल करता है और उससे पूछता है कि वो घर कब तक आएगी। तो जीनी कहती है कि आज वो घर नहीं आएगी। तो ह्यूनसू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है कि आज वो घर क्यों नहीं आएगी। तो जीनी उसकी बातों का जवाब नहीं देती और कॉल कट कर देती है। कि तभी सारा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो ह्यूनसू को बताती है कि जीनी का फोन खराब है, इसलिए वो अच्छे से किसी से भी बात नहीं कर पाती। और सारा ह्यूनसू को इस तरह मैनिपुलेट करती है और कहती है अगर तुम जीनी के लिए एक फोन खरीद दोगे तो जीनी अच्छे से बात कर पाएगी तुमसे भी, और उसे भी अच्छा लगेगा कि तुमने उसे फोन गिफ्ट किया है। ह्यूनसू जीनी के नाम पर तो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है और वो जीनी के लिए एक फोन खरीदने के लिए जाता है। तो सारा वहाँ पर अपने लिए एक अच्छा फोन देख ही रही होती है। तो वहाँ का स्टाफ कहता है क्या मैं आप दोनों के लिए एक कपल फोन पैक कर दूं, उसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ह्यूनसू जैसे ही कपल फोन के बारे में सुनता है तो उसके दिल में तो लड्डू फूटने लगते हैं कि वो और जीनी एक कपल फोन यूज करेंगे, पर उसे क्या पता था कि वो फोन जीनी नहीं बल्कि सारा यूज करेगी। तो सारा वही फोन ह्यूनसू से खरीदवाती है और दोनों उसी फोन को लेकर बाहर निकलते हैं। तो सारा खुशी खुशी घर जाने लगती है। तो ह्यूनसू कहता है तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें ये फोन जीनी को नहीं देना। तो सारा कहती है वो जब घर आएगी मैं उसे दे दूंगी। तो ह्यूनसू कहता है नहीं, अभी तुम हॉस्पिटल जाकर उसे दोगी। और ह्यूनसू सारा को खींचकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। तो सारा कहती है तुम यहीं पर रुको, मैं जीनी से मिलकर आती हूँ। और सारा वहाँ से भाग जाती है। तो ह्यूनसू उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसके पीछे पीछे जाता है। तो सारा कहती है जब मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो उससे मिल ही लेती हूँ। और सारा जीनी से मिलने के लिए जाती है। तो फाइनली सारा को वहाँ जाकर पता चलता है कि जीनी सच में किसी से प्यार करती है और वो उसके साथ बहुत खुश है, क्योंकि जीनी पार्क सू के साथ रोमांस कर रही होती है। और सारा ये सब देख लेती है कि तभी वहाँ पर ह्यूनसू आ जाता है। तो सारा ह्यूनसू को वहाँ से लेकर चली जाती है ताकि ह्यूनसू जीनी और उसे एक साथ ना देखे। और सारा ह्यूनसू को ये भी झूठ बोलती है कि उसने जीनी को वो फोन दे दिया और वो फोन पाकर बहुत खुश है। तो ह्यूनसू ये सुनकर तो और खुश हो जाता है। आगे ह्यूनसू जीनी को मैसेज भेजता है। तो सारा जीनी बनकर ह्यूनसू को मैसेज भेजती है और इसी तरह सारा ह्यूनसू की फीलिंग्स के साथ खेलती है। वह सारा को भी ह्यूनसू के लिए बहुत बुरा लगता है, पर बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती। आगे दादाजी सियोजंग को उसके प्लेन की टिकट दे देते हैं। तो सियोजंग जैसे ही वो टिकट पाता है तो वो खुश हो जाता है और वो अपनी फैमिली को कहता है कि जल्दी से पैकिंग करो, अब हम यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। और वो
लोग वहाँ से जाने की प्लानिंग भी कर लेते हैं। तो दादाजी कहते हैं जब तुम लोग यहाँ से जा ही रहे हो तो खाना खाकर जाओ। तो सियोजंग कहता है कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से वैसे ही चले जाएंगे। पर सारा कहती है जब दादाजी इतना कह ही रहे हैं तो हम लोग खाना खाकर जाते हैं ना। और वो लोग खाना खाने के लिए रुक जाते हैं। आगे सारी फैमिली मिलकर छत पर खाना खाती है। तो सियोजंग का यहाँ पर भी रईसगिरी वाला अवतार नहीं जाता और वो सबके सामने अमीरी का शो ऑफ करता है। तो गुमजा और संघू को उस पर बहुत ही गुस्सा आता है, पर वो लोग दादाजी की वजह से सियोजंग को कुछ भी नहीं कहते। आगे सारा और ह्यूंसू कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर गए होते हैं कि तभी उधर से जीनी आती है पार्क सू के साथ। तो सारा जीनी को पार्क सू के साथ देख लेती है, पर ह्यूंसू नहीं देख पाता। आगे ह्यूंसू जब जीनी को देखता है तो वो उसे अपने साथ कॉफी पीने के लिए जाने को कहता है, पर जीनी जाने से मना कर देती है। तो सारा कहती है अगर ये इतना ही इंसिस्ट कर रहा है तो चलो ना कॉफी पीने चलते हैं। तो जीनी सारा की वजह से ह्यूंसू के साथ कॉफी पीने के लिए जाती है और वो लोग कॉफी खरीदकर घर के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सियोजंग गुमजा के सामने संघू की पोल पट्टी खोलने लगता है कि वो बचपन में कैसा था, बचपन में कितनी लड़कियों के साथ घूमता था और उसने उस बार में क्या किया था। तो गुमजा ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और संघू ये सब सुनकर तो पूरी तरह हक्का बक्का ही रह जाता है और वो संघू से लड़ने लगता है कि तभी वहाँ पर सब आ जाते हैं और उन दोनों की लड़ाई को शांत करने की कोशिश करते हैं। तो गुमजा इस बार संघू पर गुस्सा नहीं करती, उल्टा सियोजंग पर गुस्सा करती है और कहती है तुम जैसे इंसान के साथ तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था जो दूसरे को मुसीबत में छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। तुमने मेरे पति के सर पर बिल मारकर वहाँ से भाग गए थे ना, तुम जैसे घटिया इंसान के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। और यहाँ पर दोनों में फिर से लड़ाई होने लगती है। तो सियोजंग कहता है तुम लोगों की मुँह ही कौन लगना चाहता है, मैं जल्द ही अमेरिका चला जाऊंगा और वहाँ जाकर अपने बेटे के साथ रहूंगा। और वो लोग अमेरिका जाने की प्लानिंग कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर संजू आ जाता है। तो सियोजंग अपने बेटे को वहाँ पर देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे संजू अपने मम्मी पापा को अच्छे से प्रणाम करता है। तो सियोजंग कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो संजून कहता है पापा मैं आप लोगों को मुसीबत में कैसे छोड़ सकता था, इसलिए मैं आप लोगों के पास आ गया। तो सियोजंग कहता है मेरा बेटा कितना अच्छा है, अपने परिवार को मुसीबत में नहीं देख सका। चलो बेटा हम लोग यहाँ से चलते हैं, इस छोटे से घर में हमें नहीं रहना। और वो लोग जाने की जिद करने लगते हैं। तो संजू कहता है मम्मी पापा आप लोग रुकिए, अभी हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। तो सियोजंग कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम्हारे पास पैसे हैं ना, मैंने तुम्हारे पास इतने सारे डिपॉजिट जमा करवाए थे, फिर तुम क्यों डर रहे हो। संजू की ये सब सुनकर तो बोलती ही बंद हो जाती है और वो अपने मम्मी पापा के सामने कुछ भी नहीं कह पाता। वह संजून को देखकर लगता है कि उसने अमेरिका में कोई ना कोई कांड जरूर किया है, इसी वजह से वो यहाँ पर वापस आ गया है। तो संजून कहता है अभी के लिए हमें यहीं पर रहना होगा, कल हम इस बारे में बात करेंगे क्योंकि मैं अभी बहुत थक गया हूँ और मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम भी चाहिए। और संजू ये कहकर सोने के लिए चला जाता है। तो संजून के परिवार वालों को संजून की बातें कुछ अजीब लगती है और उन्हें डाउट होने लगता है कि संजून कुछ तो ना कुछ जरूर छुपा रहा है। कि तभी वहाँ पर ह्यूंसू आ जाता है और संजू को कहता है यहाँ पर आप कैसे सोइएगा, चलिए आप मेरे रूम में सो जाइएगा। और ह्यूंसू जीनी के सामने अपने पॉइंट्स बढ़ाने की कोशिश करता है। वेल ह्यूंसू जितनी भी मेहनत कर ले पर जीनी उससे कभी भी प्यार नहीं करने वाली। आगे संजून ह्यूंसू के रूम में जाकर कब्जा कर लेता है और उसे ही नीचे सोने को कहता है। तो ह्यूंसू संजून को कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो जीनी का भाई है। तो संजून कहता है तुम बहुत ही अच्छे हो, अगर तुम जैसा लड़का मेरी बहन का बॉयफ्रेंड होता तो बात ही कुछ और होती। तो ह्यूंसू ये सुनकर तो और फूले नहीं समाता। आगे सियोजंग अपनी बेटियों के साथ ही सोने लगता है। तो सारा कहती है पापा यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए आप दादाजी के पास जाओ सोने के लिए। तो सियोजंग कहता है मैं वहाँ नहीं जा सकता। तो सारा अपने पापा को धक्का देकर वहाँ से निकाल देती है। तो बेचारे सियोजंग को मजबूरन दादाजी के पास जाना पड़ता है सोने के लिए। तो सियोजंग वहाँ पर भी जाकर अपने एटीट्यूड में ही रहता है और दादाजी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। आगे ह्यूंसू जिनी को मैसेज करता है कि वो उससे मिलना चाहता है, इसलिए वो बाहर आए। तो सारा वो मैसेज पढ़ लेती है और उसे इग्नोर कर देती है और जाकर सो जाती है। अगली सुबह गुमजा अपने बेटे ह्यूंसू को उठाने के लिए उसके रूम में जाती है। तो उसे वहाँ पर अपना बेटा नहीं बल्कि संजून दिखता है। तो वो गुस्से में आ जाती है और पूरा घर सर पर उठा लेती है और कहती है इस नालायक की वजह से मेरा बेटा बाहर सो रहा है और पता नहीं वो कहाँ पर है। और गुमजा अपने बेटे के लिए परेशान होने लगती है कि तभी सारा को याद आता है कि ह्यूंसू ने तो रात में उसे मैसेज भेजा था। तो सारा बाहर जाकर देखती है तो ह्यूंसू बाहर में सोया हुआ होता है। तो सारा ह्यूंसू को उठाती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कि तभी वहाँ पर गुमजा भी आ जाती है और अपने बेटे को बाहर सोता हुआ देखकर तो और परेशान हो जाती है और कहती है मेरा बेटा बाहर में सो रहा है और ये लोग मजे से अंदर में सो रहे हैं। और गुमजा इस बात का भी इशू बनाने लगती है। तो ह्यूंसू अपनी माँ को शांत करता है और जीनी के सामने तरी मारने लगता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ, वो ठीक है। और वो अपनी माँ के साथ अंदर चला जाता है। आगे सभी एक साथ लंच कर रहे होते हैं। तो सियोजंग अपने बेटे को कहता है चलो हम लोग अमेरिका वापस चलते हैं। तो संजून कहता है इतनी जल्दी क्या है पापा, हम लोग यहाँ के बिजनेस को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते, पहले हमें यहाँ का मामला सेटल करना चाहिए, हम अपने घर को इस तरह जाने नहीं दे सकते, उसे पाने की कोशिश करना चाहिए।
तो सियोजंग कहता है यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, चलो यहाँ से वापस चलते हैं। पर संगजू जाने से मना कर देता है और कहता है मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने घर को वापस लाने की। तो सारा भी अपने भाई का साथ देती है क्योंकि उसे लगता है कि उसका भाई सच में अपने घर को वापस पाने की चाह रखता है। तो सियोजंग फिर भी उन लोगों पर जोर डालने की कोशिश करता है। तो जूही कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम अच्छे से बिजनेस चलाते तो आज हम लोग इस हालत में नहीं होते। अगर हमारा बेटा कोशिश करने की कोशिश कर रहा है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो बेचारा सियोजंग चुप हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता। आगे संगजू दादाजी के पास जाता है ताकि वो उनसे पैसे मांग सके, पर वो दादाजी से पैसों की बात ही नहीं कर पाता क्योंकि दादाजी काम में बिजी होते हैं और वो संगू की पूरी बात सुने बिना वहाँ से चले जाते हैं। तो संगू उसके बाद पार्क के पास जाता है और उससे यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या क्या गुजरा है। तो संगजून को इसी चक्कर में ये बात पता चलती है कि उसकी बहन की शादी हुई थी और इन्हीं उसे छोड़कर चला गया था। तो संगजून को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो सारा से पूछता है कि वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है जबकि वो तुमसे बहुत प्यार करता था। मैं उस ली हान के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा और उसे सबक सिखाकर ही रहूंगा। और संगजून गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तो सारा अपनी फैमिली को कहती है कि संगजू ली हान को मारने गया है। तो सारा की फैमिली कहती है संगजू अच्छा काम करने गया है, जब उसने तुम्हें छोड़ा था मेरा भी खून खोला था और मुझे भी उसे मारने का मन किया था पर मैं नहीं मार सका, पर मेरा बेटा ये सब काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो सारा कहती है अभी अपने प्राइड को साइड में रखिए, अगर संगजू ने कोई बड़ा हंगामा कर दिया तो बाद में हमें ही प्रॉब्लम होगी। इधर ली हान ह्यूनसू को मिलने के लिए बुलाता है और बातों ही बातों में ली हान ह्यूनसू से सारा और उसके रिश्ते के बारे में जानने की कोशिश करता है कि आखिरकार उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। तो ह्यूनसू से बता देता है कि उन दोनों के बीच ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं है, बस हम दोनों की फैमिली एक दूसरे को जानती है। तो ली हान ये सब सुनकर खुश हो जाता है। आगे वो लोग कार की इंजन को चेक करने जाते हैं। तो ह्यूनसू वहाँ के सारे कारों का जायजा लेता है और उसके बाद अपना सारा काम खत्म करके वहाँ से जाने लगता है। वेल ली हान का कोई मकसद नहीं होता ह्यूनसू को अपनी कंपनी में रखने का, बस वो ह्यूनसू के आइडियाज को इस्तेमाल करके उसका यूज करना चाहता है और ह्यूनसू को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। आगे संगजून वहाँ पर आ जाता है और ली हान को मारने लगता है और यहाँ पर दोनों में जमकर लड़ाई होने लगती है कि तभी वहाँ पर सारा की फैमिली भी आ जाती है और उन दोनों की लड़ाई को रोकने की कोशिश करती है और ह्यूनसू भी उन सबको रोकने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर जमकर इन सब में लड़ाई होती है। आगे ये बात पुलिस तक पहुँच जाती है और ली हान की माँ तो संगजू पर केस भी करने वाली होती है, पर सारा ली हान की माँ से माफी मांग लेती है अपने भाई की तरफ से कि तभी वहाँ पर ली हान की मॉम का लॉयर भी आ जाता है और वो लॉयर संगजून का भंडा फोड़ देता है और सबको बताता है कि यूएस में भी संगजू के ऊपर केस है, वहाँ पर भी उसने जुए खेलने के लिए ढेर सारे कारनामे किए थे और जुए में ढेर सारे पैसे भी हार गया था, इसलिए वो वहाँ से भाग आया। तो सियोजंग अपने बेटे की जब ये करतूत सुनता है वो तो पूरी तरह बौखला ही जाता है। आगे ली हान की मॉम इस मौके का भी फायदा उठाती है और उन्हें खूब खड़ी खोटी सुनाती है, जिस वजह से ली हान की माँ संगजून पर केस नहीं करती पर वो सारा को खूब खड़ी खोटी सुनाती है। तो ह्यूनसू को ये सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो सारा को लेकर वहाँ से चला जाता है और उसे कहता है जब वो तुम्हारे बारे में इतना बुरा भला कह रही थी तो तुम्हें उसे सुनने की क्या जरूरत थी, तुम वहाँ से वापस भी तो आ सकती थी ना। तो सारा कहती है तुम्हें इन सबसे क्या मतलब है, अपने काम से काम रखो, और सारा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे सियोजंग अपने बेटे से पूरी सच्चाई जानता है तो उसका बेटा उसे बताता है कि अमेरिका में उसके पास कुछ भी नहीं बचा, ना ही उसका घर और ना ही उसका बैंक बैलेंस। तो बेचारा सियोजंग ये सुनकर तो पूरी तरह पगला ही जाता है क्योंकि अब उसके पास भूटी कोड़ी भी नहीं बची होती है और ये सब दादाजी भी सुन लेते हैं पर उन लोगों को पता नहीं चलता। आगे सारा अपने घर के गार्डन में जाकर खूब रोती है और अपने दादाजी को याद करती है और जो देख रहा होता है तो ह्यूनसू को सारा के लिए बहुत बुरा लगता है कि वो इतनी सारी प्रॉब्लम के साथ गुजर रही है। तो ह्यूनसू सारा के पास जाता है और उसे चेयर अप करने की कोशिश करता है कि तभी उस घर में कोई बंदा आ जाता है। तो ह्यूनसू से देखकर पूरी तरह डर जाता है और सारा को अपने साइड लेकर आता है और कहता है चुप रहो, अगर उन लोगों ने हमें देख लिया तो वो पुलिस में रिपोर्ट करवा देंगे। और ह्यूनसू सारा के इतने करीब आ जाता है कि सारा उसे देखकर उसे ही देखती रह जाती है। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। आगे ह्यूनसू सारा को चेयर अप करने की कोशिश करता है और उसे अपने साथ खाने पर जाने को कहता है पर सारा जाने से मना कर देती है और उसे अपने आप से दूर रहने को कहती है और ये कहकर सारा वहाँ से चली जाती है। तो ह्यूनसू कहता है ये छिपकली बहुत ही अजीब है, जब भी इसके साथ अच्छे से पेश आओ तब ये कुछ ऐसा कर देती है कि लोगों को इस पर गुस्सा आ जाता है। वेल उस घर में जो इंसान आया हुआ होता है वो इंसान कोई और नहीं बल्कि दादाजी होते हैं और दादाजी चेयरमैन को याद करके उनसे बातें करते हैं और कहते हैं आपने अपने बेटे को सुधारने की बहुत कोशिश की थी लेकिन वो सुधर नहीं पाया और उसने सब कुछ गवा दिया, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके बेटे को सुधार कर रहूंगा और उसे एक अच्छा इंसान बना कर रहूंगा। उसने जितनी सारी भी गलतियां की है उन सबको उसे ठीक करना होगा और मैं उसे सुधारूंगा। इधर ह्यूनसू जिनी को ढेर सारे मैसेज करता है तो सारा ह्यूनसू के मैसेज को उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और वो भी रिप्लाई करने लगती है और दोनों मैसेज खेलने लगते हैं। अगली सुबह 6 बजे ही दादाजी अपनी फैमिली को बाहर बुलाते हैं और उनसे कहते हैं अब हम अपने पुराने रूटीन में वापस आएंगे, जिस तरह पहले हम लोग सुबह उठकर एक्सरसाइज करते थे उसी तरह अब हम एक्सरसाइज करेंगे और जो भी एक्सरसाइज करने लेट आएगा उसे नाश्ता नहीं मिलेगा। तो सियोजंग ये सब सुनकर सोने के लिए जाने लगता है कि तभी दादाजी सियोजंग को उसके नाम से बुलाते
दिखाते हैं तो सियोजंग ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है, आपने मुझे मेरे नाम से बुलाया, आप क्या भूल गए हैं कि मैं कौन हूँ? तो दादाजी कहते हैं, तुम सियोजंग हो और मैं इस घर का मालिक मानबुक हूँ। अगर तुम लोगों को इस घर में रहना है तो तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना ही होगा। फाइनली दादाजी अपने अवतार में आते हैं और सियोजंग को उसकी जगह दिखाते हैं। मुझे दादाजी का ये अवतार देखकर तो बहुत ही मजा आता है। तो सियोजंग ये सब सुनकर तो पूरी तरह पागल ही हो जाता है और वो मानबुक को कहता है, क्या तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तो दादाजी कहते हैं, मैं इस घर का मालिक हूँ, वैसे तुम कौन हो? अगर तुम लोगों को खाना पीना चाहिए तो तुम्हें काम करना होगा। तो सियोजंग दादाजी की बात को हल्के में लेता है और वहाँ से चला जाता है। आगे सारे मिलकर काम कर रहे होते हैं तो गुमजा, संगहुन और ह्युनसू तीनों दादाजी के ऐसे रूप को देखकर हैरान होते हैं। तो गुमजा कहती है, आखिरकार तुम्हारे पापा को क्या हो गया है? वो इस तरह कैसे बदल गए? उन्होंने आज तक चेयरमैन की फैमिली से इस तरह व्यवहार नहीं किया। वैसे भी तुम्हारे पापा का ये रूप मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है। वैसे भी उन लोगों ने हमें बहुत तंग किया है, अब हमारी बारी है। आगे दादाजी गुमजा को ऑर्डर देते हैं कि वो जूही और सारा को घर के सारे काम सिखाए। अगर वो दोनों कोई काम ना करे तो उन्हें खाना खाने के लिए ना दिया जाए। तो गुमजा को अपने ससुर की बातों पर बिलीव नहीं होता और वो कहती है, क्या मैं सच में ऐसा कर सकती हूँ? अगर वो मेरी बात ना माने तो मैं उन्हें मार भी सकती हूँ। तो दादाजी कहते हैं, तुम्हें जो करना है तुम करो, पर उनसे काम करवाओ और बिना काम के उन्हें खाना मत देना। तो गुमजा ये सब सुनकर तो फूले नहीं समाती। दूसरी तरफ सियोजंग की फैमिली अपनी जिद पर अड़ी रहती है कि वो कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ मुफ्त का खाना खाएंगे। तो सियोजंग सारा को कहता है, मुझे लगता है कि इस बार मानबुक सीरियस है, वो तो तुम्हारी बात मानता है ना, तुम जाओ उनसे बात करने की कोशिश करो। तो सारा दादाजी के पास जाती है और उनसे बात करने की कोशिश करती है। तो दादाजी उल्टा सारा को ही डांट देते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हें इस घर में रहना है और खाना पीना चाहिए तो तुम्हें काम करना ही होगा, और अब तुम बड़ी हो गई हो इसलिए बच्चों वाली हरकत करना बंद करो। तो सारा दादाजी का ऐसा रूप देखकर तो पूरी तरह हैरान होती है, क्योंकि आज तक दादाजी ने उससे कभी भी ऊंची आवाज में बात की नहीं की होती है। तो ह्युनसू सारा को कहता है कि वो दादाजी के सारे ऑर्डर्स को फॉलो करे, वरना आगे जो होगा उसके साथ बहुत बुरा होगा। तो सारा गुस्से से अंदर चली जाती है और अपनी फैमिली को सारी बात बताती है। तो उसकी फैमिली टेंशन में आ जाती है कि अब वो आगे क्या करे, क्योंकि वो लोग तो एक नंबर के कामचोर होते हैं और सिर्फ मुफ्त का खाना खाना जानते हैं। इधर पार्क सू जिनी को एक अपार्टमेंट देता है रहने के लिए, और पार्क सू जिनी को कहता है, अगर आइंदा से तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना, समझी? तो जिनी कहती है, ठीक है। आगे वो दोनों लंच करने के लिए बाहर जा ही रहे होते हैं कि तभी पार्क सू को उसकी बेटी का कॉल आता है और उसकी बेटी डिनर करने के लिए उसे घर बुलाती है। तो पार्क सू जिनी को छोड़कर अपनी बेटी से मिलने के लिए चला जाता है। आगे दादाजी की फैमिली लंच कर रही होती है तो सीओ की फैमिली रूम के अंदर से ही उन्हें खाते हुए देखकर बहुत ही परेशान हो रही होती है, क्योंकि उन्हें भी बहुत भूख लगी होती है, पर उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो बाहर जाकर खाना खाए। तो सारा गुस्से से बाहर चली जाती है और जाकर टेबल पर बैठ जाती है। तो सारा के बाहर जाते ही वो लोग भी बाहर निकल जाते हैं और टेबल पर बैठकर खाना खाने ही वाले होते हैं कि तभी दादाजी उन लोगों को रोक देते हैं और कहते हैं, जब तक तुम लोग कोई काम नहीं करोगे तब तक तुम लोगों को कोई खाना नहीं मिलेगा। तो उन लोगों की तो शकल ही उतर जाती है। आगे सीओ जंग तंग होकर अपनी बेटी जिनी के पास जाता है और उससे कुछ पैसे मांगता है कि तभी जिनी के साथ पार्क सू भी रहता है। तो जिनी को बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि उसके पापा बहुत ही अजीब तरह से बातें कर रहे होते हैं और उससे पैसे भी मांग रहे होते हैं। तो जिनी को बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है पार्क सू के सामने। आगे जिनी अपने पापा को साइड में लेकर जाती है तो उसके पापा उसे पूरी स्टोरी बताते हैं कि दादाजी उसके साथ क्या कर रहे हैं। तो जिनी कहती है, दादाजी आपके साथ बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। जब दादाजी हमारे यहाँ काम करते थे तब आप उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे। अच्छा हुआ जो दादाजी आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तभी आपको सबक मिलेगा। तो सियोजंग कहता है, तुम अपने पापा के साथ ऐसे कैसे बात कर सकती हो? मैंने तुम्हें डॉक्टर बनाया है, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? क्या तुम मेरे लिए एक घर भी नहीं ढूंढ सकती? तो जिनी कहती है, आपने मुझे डॉक्टर नहीं बनाया बल्कि दादाजी ने मुझे डॉक्टर बनाया है, इसलिए अपना ये पुरान बंद ही रखिए कि मैं आपकी वजह से डॉक्टर बनी हूँ, इसलिए मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं आप लोगों की कोई भी हेल्प नहीं करने वाली। और जिनी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे सारा को बहुत जोर की भूख लगी होती है तो वो दादाजी को ही देखी जाती है। तो दादाजी को ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो गुमजा को कहते हैं, इस लड़की को यहाँ से लेकर जाओ और इसे कोई काम धंधा सिखाओ, क्योंकि इसे देखकर मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। तो गुमजा कहती है, ठीक है बाबूजी, और गुमजा सारा को अंदर लेकर जाती है और उसे काम करने को कहती है, पर सारा काम करने से मना कर देती है और उल्टा गुमजा से ही जबान लड़ाने लगती है। तो गुमजा को भी गुस्सा आ जाता है और वो सारा को पीठ पर मार देती है। तो सारा गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो जूही गुमजा को कहती है, तुम मेरी बेटी को कैसे मार सकती हो? आज तक मेरी बेटी को किसी ने भी नहीं मारा। तो गुमजा जूही से ही लड़ने लगती है और कहती है, अगर यहाँ इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो चली क्यों नहीं जाती? अगर तुम्हें खाना खाना है तो तुम्हें काम करना ही होगा। कि तभी वहाँ पर संघू आ जाता है और वो जूही को गुमजा से बचा लेता है। तो जूही बीमारी का नाटक करने लगती है तो संघू उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे संघू जूही के लिए थोड़ा खाना खरीदता है और उसे देकर वहाँ से चला जाता है। तो जूही उस खाने को देखकर रोने लगती है और रोते रोते हुए खाती है। आगे ह्युनसू ली
हान के नए कार लॉन्च प्रोजेक्ट पर काम करने लगता है और वो जी जान से मेहनत करता है। इधर ह्यूनसू जिनी को मैसेज करता है और उसे हंसाने की कोशिश करता है। तो सारा जब ह्यूनसू का मैसेज पढ़ती है तो वो खूब हंसती है। तो उसे बुरा भी लगता है कि ये सारा मैसेज तो जिनी के लिए है, ना कि उसके लिए, और उसे बहुत ही गिल्ट फील होता है कि वो ह्यूनसू के साथ अच्छा नहीं कर रही। तो सारा डिसाइड कर लेती है कि वो ह्यूनसू को सारी बात बता देगी और उसके मोबाइल का पैसा भी उसे वापस कर देगी। और सारा ह्यूनसू का पैसा वापस करने के लिए अपने डिजाइनर कपड़े बेचने जाने लगती है। तो उसके पापा भी अपने डिजाइनर कपड़े बेचने जाने ही वाले होते हैं कि तभी दादाजी उन लोगों को रोक लेते हैं और कहते हैं तुम लोग ये कपड़े नहीं बेच सकते, ये कपड़े अब से मेरे पास रहेंगे, क्योंकि मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोला है जो मैं तुम लोगों को यहाँ पर मुफ्त में रहने दूं। जब तक तुम लोग इस घर का किराया नहीं देते थे तब तक तुम लोगों को ये कपड़े नहीं मिलेंगे। और दादाजी वो कपड़े ले लेते हैं। तो बेचारों के पास कुछ भी नहीं बचता। तो सारा दादाजी के पास भीख मांगने लगती है कि वो कपड़े उसे वापस कर दे, पर दादाजी उसकी एक भी नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। आगे ह्यूनसू जिनी से मिलने के लिए उसके हॉस्पिटल जाता है और ह्यूनसू को फाइनली पता चल जाता है कि जिनी के पास वो फोन नहीं था बल्कि सारा उसे मैसेज करती थी। तो ह्यूनसू को ये सब जानकर बहुत ही दुख होता है और वो जिनी को बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। तो जिनी भी ह्यूनसू के पीछे जाती है क्योंकि उसे ह्यूनसू का बिहेवियर कुछ अजीब लगता है। आगे सियोजंग के पास एक महंगी घड़ी बचती है। तो सियोजंग उस घड़ी को बेचकर अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है। तो सारा का ध्यान खाने पे नहीं बल्कि पैसों पर होता है और वो अपने पापा से अपने हिस्से के पैसे मांगती है। तो उसके पापा कहते हैं पहले खाना खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो सारा कहती है आपने मेरे साथ इतना कुछ बुरा किया है और अब पैसे देने में आनाकानी कर रहे हैं, प्लीज मेरे हिस्से का पैसा मुझे दीजिए। तो सियोजंग उसे पैसे दे देता है और सारा पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर जिनी ह्यूनसू को ढूंढते ढूंढते घर आती है पर उसे घर में कोई भी नहीं दिखता। तो वो हैरान होती है कि तभी उसकी नजर उसी मोबाइल पर पड़ती है और जिनी वो सारे मैसेज देख लेती है और फाइनली जिनी को पता चल जाता है कि ये सारा रायता सारा का फैलाया हुआ है। दूसरी तरफ सारा ह्यूनसू से मिलती है और उसे बताने की कोशिश करती है, लेकिन ह्यूनसू उसे अवॉइड करता है और उसे अपने आप से दूर रखने की कोशिश करता है। तो सारा को ये सब समझ में नहीं आता आखिरकार ह्यूनसू उसके साथ इस तरह बिहेव क्यों कर रहा है। इधर सियोजंग रेस्टोरेंट में पीकर बहुत बड़ा हंगामा करने लगता है। तो लीजुन दादाजी को कॉल करके रेस्टोरेंट बुलाते हैं। तो सियोजंग दादाजी से बदतमीजी करने लगता है। तो दादाजी भी इस बार सियोजंग की बदतमीजी नहीं सहते, उल्टा उसे सबक सिखाते हैं। तो बेचारे सियोजंग की तो बोलती ही बंद हो जाती है कि तभी वहाँ पर जिनी आ जाती है और ह्यूनसू को बता देती है कि वो सारे मैसेज सारा ने भेजे थे, ना कि उसने। और जिनी ह्यूनसू पर ही गुस्सा करने लगती है और कहती है जब मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हो सकता, फिर तुम इस तरह बेवकूफ कैसे बन गए। तो ह्यूनसू कहता है तुम सच कह रही हो, मैं सबसे बड़ा इडियट हूँ जो मैं ये सारी बातें नहीं समझ पाया। तो जिनी कहती है अब तुम्हें समझ आ गया ना कि हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हो सकता। तो ह्यूनसू कहता है आज मैं फाइनली समझ गया, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तो जिनी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सियोजंग नशे में घर आकर ढेर सारा हंगामा करता है और दादाजी को खूब बुरा भला कहता है। तो दादाजी सियोजंग के किसी भी बात का जवाब नहीं देते। इधर सारा ह्यूनसू को उस मोबाइल के पैसे देती है और उसे समझाने की कोशिश करती है वो उसे ये बात बताने ही वाली थी। और सारा ह्यूनसू से माफी भी मांगती है। तो ह्यूनसू कहता है मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा, तुमने मेरे दिल के साथ खेला है और तुम्हें क्या लगता है इस पैसे से इस मामले को तुम रफा दफा कर दोगी। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मैंने वो फोन जिनी के लिए अपनी फीलिंग्स के साथ खरीदी थी जिसका तुमने मजाक बना दिया, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और ह्यूनसू ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो सारा को बहुत ही बुरा लगने में इधर सियोजंग को भी अकल आ जाती है क्योंकि उसके पास दादाजी के घर के अलावा कोई ठिकाना नहीं होता रहने के लिए। तो सियोजंग दादाजी के सामने अपनी गलती मान लेता है और उन्हें कहता है कि आज से वो उनके सारे ऑर्डर फॉलो करेगा। तो दादाजी सारी फैमिली को एक साथ बैठाते हैं और कहते हैं आज से हम सब एक फैमिली है, इसलिए सबको मिलकर एक साथ सारे काम करने होंगे और जिसने भी मेरा ऑर्डर नहीं माना मैं उसे इस घर से बाहर निकाल दूंगा। तो संगहुन सियोजंग को अपने साथ काम पर लगा देता है और गुमजा जूही को अपने साथ काम पर लगा देती है। पर जूही काम करने से ज्यादा तो नौटंकी ही करती है, पर गुमजा के सामने उसकी एक भी नहीं चलती। आगे गुमजा अपने बेटे का रूम साफ कर रही होती है कि तभी गुमजा को ह्यूनसू का मोबाइल दिखता है और फाइनली गुमजा को पता चल जाता है कि ह्यूनसू ने एक मोबाइल खरीदा है। तो गुमजा उस मोबाइल को देखने लगती है तो उसमें गुमजा को सारा के सारे मैसेज मिल जाते हैं। तो गुमजा को लगता है कि शायद उसका बेटा किसी लड़की को पटा रहा है और वो किसी से प्यार करता है। तो गुमजा इस बारे में संघू को भी बताती है। तो संघू कहता है तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई, अगर हमारा बेटा किसी से प्यार करता है। तो गुमजा कहती है मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, बस मैं ये जानना चाहती हूँ जिससे मेरा बेटा प्यार करता है वो लड़की कैसी है। आगे गुमजा अपने बेटे की गर्लफ्रेंड का पता लगाने के लिए उस लड़की को कॉल कर देती है। तो सारा फोन उठाती है और उसे जैसे ही पता चलता है कि ह्यूनसू की माँ उससे बात कर रही है उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं और वो फोन कट कर देती है। और बेचारी को बहुत ही डर लगने लगता है कि अगर गुमजा को इस बारे में पता चल गया तो उसकी तो सामत ही आ जाएगी। दूसरी तरफ दादाजी के गराज में एक लड़की आती है जख्मी हालत में अपने कार को ठीक करवाने के लिए। तो दादाजी उस लड़की की ऐसी हालत देखकर परेशान हो जाते हैं और वो संगजुन को कहते हैं कि वो उस लड़की के साथ जाए और उसका ट्रीटमेंट करवाए। और दादाजी संगजुन को पैसे भी देते हैं उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो संगजू उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है और अपनी बहन से उसका फ्री में इलाज करवा देता है और वो पैसे लेकर वहाँ से रफा दफा हो जाता है और जाकर बार में ढेर सारी ड्रिंक करता है। तो वहाँ पर संगजुन की मुलाकात लीहान से हो जाती है। तो संगजुन लीहान को नीचा दिखाने के लिए उसे ये बता देता है कि उसकी बहन एक
एक लड़के को डेट कर रही है और वो लड़का उसे काफी गुना अच्छा भी है और उसका ख्याल भी रखता है। तो लिहान को ये सब सुनकर बहुत ही जलन होती है क्योंकि वो अभी भी सारा से प्यार करता है। आगे जी अपना बैंडेज पट्टी करवा के घर आती है और दादाजी को जब पता चलता है कि संगजुन ने जिया को हॉस्पिटल में अकेला ही छोड़ दिया था और वो सारे पैसे लेकर फरार हो गया था, तो दादाजी को संगजुन पर बहुत ही गुस्सा आता है। तो जिया अपनी कार ठीक करवा के वहाँ से जाने लगती है। तो दादाजी कहते हैं बिना पैसे दिए तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तो जिया कहती है अभी मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं आपके पैसे चुका दूंगी। तो दादाजी कहते हैं बिना पैसे में तुम्हें कार नहीं दे सकता। तो जिया कहती है ठीक है, मैं कार यहीं पर छोड़ देती हूँ, जब तक मैं आपके पैसे चुकता नहीं कर देती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आगे संगजुन भी अपनी आवारागर्दी करके घर वापस आ जाता है। तो दादाजी संगजुन पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसे अपने घर से बाहर भी निकालने वाले होते हैं, लेकिन तभी बीच में जिया आ जाती है और वो संगजुन को बचा लेती है। तो दादाजी संगजुन को लास्ट वार्निंग देते हैं कि अगर आइंदा से उसने ऐसी हरकत की तो वो उसे इस घर से बाहर निकाल देंगे और दादाजी संगजुन को वो पैसे भी चुकाने को कहते हैं जो उन्होंने उसे जिया के इलाज करवाने में दिए थे। आगे सारा ह्यूंसू को साइड में लेकर जाकर कहती है तुम्हारी माँ को पता चल गया है कि तुम किसी लड़की को डेट कर रहे हो, अगर तुम्हारी माँ को इन सब मामले के बारे में पता चल गया वो तो पूरी तरह फायर ही हो जाएंगी। तो ह्यूंसू कहता है तुम्हें इससे डर क्यों लग रहा है, जब तुमने ये हरकत की थी तब तो तुम्हें डर नहीं लगा। तो सारा कहती है मुझे इसलिए डर लग रहा है क्योंकि अगर तुम्हारी माँ को इस बारे में पता चल गया तो वो मुझे इस घर से निकाल देगी, अगर मैं इस घर से चली गई तो मेरे पास रहने के लिए दूसरा ठिकाना भी नहीं है, इसलिए मैं इस घर से नहीं जाना चाहती, इसलिए तुम्हें ही इस मामले को संभालना होगा। और हाँ ये लोग तुम्हारे मोबाइल के पैसे। तो ह्यूंसू फिर से उस पैसे को लेने से मना कर देता है और कहता है मैंने ये मोबाइल जीने के लिए खरीदा था इसलिए मैं इसके पैसे नहीं ले सकता। तो सारा कहती है मैं जीनी नहीं, मैं सारा हूँ और मैं ये मोबाइल फ्री में नहीं रख सकती, इसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, अगर तुम पैसे नहीं लेना चाहते तो ये लो तुम्हारा मोबाइल और अपने पास ही रखो। और यहाँ पर फिर से इन दोनों में तू में हो जाती है। आगे ह्यूंसू अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें समझाता है कि उसका कोई भी चक्कर नहीं चल रहा और उन्होंने जो मैसेज देखा था वो एक स्पैम मैसेज था। तो गुमजा अपने बेटे की बातों पर भरोसा कर लेती है। अगले दिन सारा फिर से ह्यूंसू के पीछे जाती है और उसे चिढ़ाने की कोशिश करती है। तो ह्यूंसू को सारा पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है मुझे चिढ़ाने के बजाय तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। तो सारा कहती है मैंने तुमसे माफी मांगी पर तुम मुझे माफी नहीं कर रहे तो मैं क्या करूँ। तो ह्यूंसू उसकी बकबक सुन लेता है और सीधा मोबाइल शॉप पर जाता है उस मोबाइल को घुमाने के लिए। तो सारा भी उसी शॉप पर जाती है एक नया फोन खरीदने के लिए। तो ह्यूंसू सारा को कहता है तुम्हें ये पैसे बचा कर रखने चाहिए, तुम्हारी फैमिली की कंडीशन अभी ठीक नहीं है, ये पैसे तुम्हें बाद में काम आएंगे। तो सारा कहती है मुझे मोबाइल की भी जरूरत है इसलिए मुझे मोबाइल खरीदना है। तो ह्यूंसू सारा की जिद से परेशान हो जाता है और उसे वो मोबाइल देने लगता है। तो सारा कहती है अगर तुम मुझे मोबाइल देना चाहते हो तो ये लो पैसे। तो ह्यूंसू पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है ये मोबाइल मैं तुम्हें दे रहा हूँ इसलिए चुपचाप इसे रख लो। तो सारा वो फोन रख लेती है और ह्यूंसू अपने काम पर चला जाता है। दूसरी तरफ जूही गुमजा को उसके कपड़ों को लेकर ताने मारती है कि वो कैसे कपड़े पहनती है। तो गुमजा को बहुत ही बुरा लगता है। वो डिसाइड करती है कि वो अपने और अपने पति के लिए एक अच्छे कपड़े खरीदेगी और गुमजा कपड़े खरीदने के लिए जा ही रही होती है और जाने से पहले वो जूही को कहती है कि वो रात का खाना बना कर रखे और गुमजा जाने लगती है। तो सारा कहती है मैं भी आंटी आपके साथ चलती हूँ और सारा भी गुमजा के साथ शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। आगे सारा गुमजा को एक अच्छा सा मॉल लेकर जाती है और वहाँ पर जाकर उसे शॉपिंग कराती है। तो गुमजा कहती है यहाँ का कपड़ा बहुत ही महंगा है, हमें कहीं और चलना चाहिए। तो सारा कहती है यहाँ कपड़े ट्राई करने के कोई पैसे नहीं लगते, आपको यहाँ पर जो भी कपड़ा पसंद आता है आप उसे ट्राई कर लीजिए। तो गुमजा वहाँ पर ढेर सारे कपड़े ट्राई करती है तो उसे एक कपड़ा पसंद आता है पर वो बहुत ही महंगा होता है। तो सारा कहता है आंटी आप ये कपड़ा खरीद लीजिए क्योंकि इसके पैसे मैं दे रही हूँ। और सारा गुमजा के लिए एक अच्छा सा कपड़ा खरीदती है। तो गुमजा उसमें काफी सुंदर भी लग रही होती है पर गुमजा को बहुत डर लग रहा होता है क्योंकि अगर उसके ससुर को इस बारे में पता चल गया तो गुमजा की तो वाट ही लग जाएगी। और गुमजा सारा को कहती भी है कि वो इस कपड़े को घुरा दे पर सारा कहती है इसे घुराने की क्या जरूरत है, आपको भी सुंदर लगने का हक है और अगर कुछ ऐसा हुआ तो इसकी सारी जिम्मेदारी मैं ले लूंगी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आगे गुमजा अच्छे से रेडी होकर अपने पति के सामने आती है ताकि उसका पति उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, पर संग वो अट्रैक्ट होने की बजाय गुमजा को डांटने लगता है और कहता है तुमने इतने महंगे कपड़े क्यों खरीदे, अगर पापा को इस बारे में पता चल गया तो वो तुम्हारी तो वाट ही लगा देंगे। कि तभी वहाँ पर दादाजी भी आ जाते हैं। तो बेचारी गुमजा उनसे छुपने की कोशिश करती है लेकिन दादाजी को सारी सच्चाई पता चल जाती है। तो दादाजी गुमजा को खूब डांटते हैं। तो सारा गुमजा को बचाने के लिए सारा इल्जाम खुद पर ले लेती है और दादाजी को कहती है ये कपड़े मैंने खरीदे हैं। तो दादाजी कहते हैं तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। तो सारा कहती है मेरे पास थे। तो दादाजी कहते हैं तुम्हें किसने कहा था इतने सारे पैसे बर्बाद करने को, जल्दी से इस कपड़े को घुरा कर आओ। तो सारा कहती है ये कपड़ा अब रिटर्न नहीं हो सकता, इसका टैग निकल गया है और वैसे भी इस कपड़े में क्या बुराई है, एक बार आंटी ये कपड़े पहन भी तो सकती है, आप ही देखिए इस कपड़े में आंटी कितनी सुंदर लग रही है, क्या इन्हें सुंदर लगने का हक नहीं है। तो दादाजी को सारा पर बहुत ही गुस्सा आता है और दादाजी सारा को घर से बाहर निकाल देते हैं। तो गुमजा सारा को दादाजी के प्रकोप से बचाने की कोशिश करती है और कहती है इसमें कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, बाबूजी मुझे एक बार माफ कर दीजिए। पर दादाजी गुमजा को माफ नहीं करते, उसे भी सारा के साथ घर से बाहर निकाल देते हैं। तो
गुंजा दादाजी के सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि वो उसके साथ ऐसा ना करे, पर दादाजी गुंजा की एक भी नहीं सुनते और सारा की फैमिली भी सारा को सपोर्ट नहीं करती और ना ही दादाजी से सारा को लेकर पैर भी करती है। तो सारा को बहुत ही बुरा लगता है कि उसकी फैमिली कैसी है, उसे सपोर्ट भी नहीं कर रही। कि तभी वहाँ पर ह्यूंसू आता है और दादाजी को समझाने की कोशिश करता है, पर कोई भी दादाजी को नहीं समझा पाता और दादाजी अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। तो गुंजा भी अपनी जिद पर आ जाती है और वो उस घर को छोड़कर चली जाती है। इधर जब लीहान को ये बात पता चलती है कि सारा ह्यूंसू के साथ उसके घर में ही रह रही है, तो उसका तो खून ही खौल उठता है और वो सीधा ह्यूंसू के घर जाता है। तो वहाँ पर उसकी मुलाकात सारा से होती है। तो लीहान सारा को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, पर सारा उसके साथ नहीं जाती और कहती है तुम जैसा घटिया इंसान किसी के साथ रहने के लायक नहीं है, इसलिए आइंदा से मेरे पीछे मत आना और ना ही मुझे अपनी घटिया शक्ल दिखाना। और सारा लीहान को ही 4 बातें सुनाकर आंटी गुंजा के साथ वहाँ से चली जाती है। तो गुंजा कहती है तुम्हारा पति बहुत ही अमीर है, तुम्हें उसके साथ चले जाना चाहिए। तो सारा कहती है आंटी आप ये कैसे कह सकती हैं, क्या आप उस इंसान के साथ रहना पसंद करेंगी जो आपको बीच सड़क पर ही छोड़कर चला जाए। तो गुंजा को सारा के लिए बहुत बुरा लगता है। आगे सारा गुंजा को कहती है आंटी अब हम कहाँ जाएंगे, चलो आपके पेरेंट्स के घर चलते हैं। तो गुंजा कहती है मेरे पेरेंट्स नहीं है। तो सारा कहती है फिर हम कहाँ रहेंगे। तो गुंजा कहती है मुझे नहीं पता, मेरे पास बस एक ही ठिकाना था रहने का जिसे मैं अभी अभी छोड़कर आई हूँ। तो सारा ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और आंटी को कहती है आंटी अब हम कहाँ पर रहेंगे। इधर लीहान ह्यूंसू को कहता है कि वो सारा से प्यार करता है और वो किसी भी कीमत पर सारा को वापस पाकर रहेगा, इसलिए वो उन दोनों के बीच में ना आए। तो ह्यूंसू कहता है मेरा और सारा का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम सारा को डिजर्व नहीं करते। तो लीहान कहता है मुझे पता है मैंने पास्ट में बहुत सारी गलती की है, लेकिन मैं सारा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे नहीं छोड़ सकता, इसलिए हमारे बीच में मत पड़ना। और लीहान ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ गुंजा और सारा लीजुन के रेस्टोरेंट पर डेरा डाल लेती है। तो बेचारा लीजुन गुंजा को देखकर परेशान हो जाता है। तो गुंजा कहती है मुझे यहाँ पर रहने दो, इसके बदले में तुम्हारे रेस्टोरेंट के सारे काम करूंगी। तो बेचारा लीजुन गुंजा को अपने पास रहने की परमिशन दे देता है, क्योंकि गुंजा ने उसके लिए बहुत कुछ किया होता है। आगे लीजुन उन लोगों को एक छोटा सा कमरा देता है रहने के लिए। तो सारा को वो कमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो वो आंटी से पूछती है कि हम लोग यहाँ पर कब तक रहेंगे, मुझे घर की याद आ रही है, मुझे यहाँ नहीं रहना इस छोटे से कमरे में और नीचे नहीं सोना। तो गुंजा कहती है मैं उस घर में तब तक वापस नहीं जाऊंगी जब तक बाबूजी मुझे मनाकर उस घर में लेकर नहीं जाते, और मैं भी देखती हूँ मेरे बिना वो लोग उस घर को कैसे चला पाते हैं। मैंने 30 साल तक उन लोगों की सेवा की और उन लोगों ने 1 मिनट भी नहीं लगाया मुझे घर से निकालने में। अब मैं भी उन लोगों को बताऊंगी कि मेरे बिना जीना कितना मुश्किल होता है। आगे संगुन गुंजा को मनाने के लिए आता है, पर गुंजा जाने से मना कर देती है। इधर ह्यूंसू सारा से मिलने के लिए आता है और उसे कहता है अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना, समझी। अगले दिन दादाजी जूही को नाश्ता बनाने को कहते हैं, पर जूही नाश्ता बनाने के बजाय ढेर सारा रायता ही फैला देती है और खाना भी बर्बाद कर देती है। तो दादाजी ये सब देखकर परेशान हो जाते हैं। इधर ह्यूंसू सारा को कॉल करता है अपनी माँ का हालचाल पूछने के लिए, पर सारा का फोन ऑफ रहता है। तो ह्यूंसू परेशान हो जाता है। तो ह्यूंसू अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें कहता है घर वापस चलने के लिए, पर उसकी माँ जाने से मना कर देती है। तो ह्यूंसू कहता है आपके बिना वो घर सुना सुना लग रहा है और वहाँ बहुत सारा रायता भी फैल गया है। तो गुंजा कहती है मैं नहीं जाऊंगी जब तक बाबूजी मुझे मना कर नहीं ले जाते। वैसे तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। और गुंजा ह्यूंसू के लिए नाश्ता बनाने के लिए चली जाती है। तो ह्यूंसू सारा को कहता है तुम्हारा फोन ऑफ क्यों था, जल्दी से अपना मोबाइल ऑन करो, पर सारा फोन ऑन करने से मना कर देती है। तो ह्यूंसू जबरदस्ती उसके फोन को ऑन कर देता है और इस चक्कर में वो दोनों एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं। वेल इन दोनों को भी एक दूसरे से प्यार होने लगता है, पर ये दोनों एक दूसरे से नजर छुड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे सारा ह्यूंसू को कहती है तुम चाहते हो ना तुम्हारी माँ घर वापस चली जाए, तो मैं तुम्हारी इसमें हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे मेरा मन पसंदीदा खाना खिलाना होगा। तो ह्यूंसू पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में मान जाता है। तो सारा ये सब देखकर खुश हो जाती है और वो गुंजा को मनाने की कोशिश करती है, पर गुंजा घर जाने की बात पर गुस्सा हो जाती है और सारा का प्लान धरा का धरा ही रह जाता है। दूसरी तरफ लीहान सारा से मिलने आता है और उसे कहता है कि वो उसकी लाइफ में वापस आ जाए, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। तो सारा कहती है अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करते तो तुम मुझे शादी के दिन छोड़कर नहीं जाते, तुम जैसा इंसान तो किसी से भी प्यार नहीं कर सकता। और सारा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो लीहान कहता है अगर तुम सच में मुझसे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती हो तो मेरी वो वेडिंग रिंग वापस कर दो, जब तक तुम मुझे वो वेडिंग रिंग वापस नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो सारा ये सब सुनकर परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पास तो वेडिंग रिंग रहती ही नहीं है, क्योंकि उसके माँ ने उसके सारे जेवर बेच दिए होते हैं उसके पापा की जमानत करवाने में। दूसरी तरफ घर में सामान नहीं होता, तो दादाजी जूही को कुछ पैसे देते हैं घर का सामान लाने के लिए। तो जूही कहती है इतने कम पैसे में घर का सामान कैसे आएगा। तो दादाजी कहते हैं जब मैं अपनी बहू को इतने पैसे देता था तो वो घर का सारा सामान लेकर आ जाती थी, तो तुम भी ला सकती हो। तो जूही कहती है मैं आपकी बहू जैसी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। कि तभी वहाँ पर संगून आ जाता है। तो दादाजी कहते हैं तुम इसके साथ जाओ और इसे मार्केटिंग सिखाओ, समझे। और दादाजी ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे जूही और संगू साथ में मार्केटिंग करते हैं। वेल संगू जूही की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वेल इसे प्यार नहीं कर सकते, बस इसे अट्रैक्शन कह सकते हैं। इधर गुंजा भी उसी मार्केट में खरीदारी करने के लिए आती है, तो उसकी नजर संगू पर पड़ती है, पर वो उसे अच्छे से नहीं देख पाती, इसलिए वो कंफ्यूजन में रहती है कि उसने संगून को देखा भी है या नहीं। इधर जिनी
और पार्कसू में भी टेंशन चल रही होती है क्योंकि जिनी पार्कसू के साथ रहना चाहती है, पर पार्कसू कुछ टाइम चाहता है अपनी बेटी को मनाने के लिए, क्योंकि जब तक उसकी बेटी नहीं मानेगी तब तक वो जिनी के साथ रिश्ते में नहीं बन सकता। कि तभी जिनी को दादाजी का कॉल आता है और दादाजी जिनी को घर बुलाते हैं। तो जिनी घर आ रही होती है तो उसकी मुलाकात रास्ते में ह्यूंसू से हो जाती है। तो जिनी और ह्यूंसू एक दूसरे को देखकर ऑकवर्ड फील करते हैं। तो जिनी कहती है मुझे पता है हम दोनों का रिश्ता कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन क्या हम फिर से शुरुआत नहीं कर सकते एक अच्छे दोस्त की तरह। तो ह्यूंसू कहता है ठीक है। आगे गुमजा को अपने घर के बिना रहा भी नहीं जाता, तो वो सारा को कहती है घर की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। तो सारा कहती है अगर मैं घर जाऊंगी और दादाजी को इस बारे में पता चल जाएगा तो वो तो मेरी वाठी लगा देंगे। तो बेचारी गुमजा ये सुनकर परेशान हो जाती है कि तभी सारा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहती है मैं मसाले के बहाने से वहाँ जा सकती हूँ। तो गुमजा कहती है तुम बहुत ही अच्छी हो, तुम्हारे दिमाग में तो अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं, जल्दी से घर जाओ। तो सारा मसाले के बहाने से घर जाती है और वो मसाला निकाल ही रही होती है कि तभी उधर से ह्यूंसू और जिनी भी मसाला लेने के लिए आते हैं। तो सारा छुप जाती है। तो ह्यूंसू और जिनी आपस में बात करते हैं। तो ह्यूंसू कहता है वो लड़का बहुत ही अच्छा है और मैं कामना करूंगा कि तुम उस लड़के के साथ अपनी लाइफ अच्छे से बिताओ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम उससे बहुत प्यार करती हो। तो जिनी ये सब सुनकर खुश हो जाती है। आगे गुमजा को बहुत ही टेंशन हो रही होती है क्योंकि अभी तक सारा घर वापस नहीं आई हुई होती है। तो वो ह्यूंसू को कॉल करके पूछती है क्या सारा भी वहाँ पर है। तो ह्यूंसू जैसे ही सारा का नाम सुनता है तो वो हैरान होता है और अपनी माँ को कहता है मैंने सारा को यहाँ पर नहीं देखा। इधर जूही फिर से घर में बहुत बड़ा रायता फैला देती है जिस वजह से उसे डांट भी पड़ती है। तो जूही बाहर जाकर रोने लगती है। तो संगुन उसके पास जाता है और उसे चेयर अप करने की कोशिश करता है। इधर गुमजा चोरी छुपे घर आती है सारा को ढूंढने के लिए कि तभी उसकी नजर संगुन और जूही पर पड़ जाती है। तो गुमजा उन दोनों को एक साथ देखकर तो गुस्से में ही आ जाती। तो बेचारी गुमजा अपना घर टूटता देख तो पूरी तरह बौखला ही जाती है, पर वो ये बात किसी से भी नहीं कहती। दूसरी तरफ सारा ह्यूंसू से कुछ पैसे उधार मांगती है। तो ह्यूंसू कहता है मैं इतने पैसे तुम्हें कहाँ से लाकर दूंगा, इसलिए तो मैं तुम्हें मना कर रहा था कि वो पैसे बर्बाद मत करो, लेकिन तुमने वो पैसे तो कपड़े खरीदने में उड़ा दिए, वैसे तुम्हें इतने पैसों की क्या जरूरत है। तो सारा ह्यूंसू को कुछ भी नहीं बता कि वो पैसे इसलिए मांग रही है ताकि वो पैसे वो लीहान के मुंह पर मार सके और उससे अपना पीछा छुड़ा सके। आगे गुमजा अपना घर बचाने के लिए घर वापस आ जाती है। तो दादाजी गुमजा पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसे अपने घर से जाने को कहते हैं, पर गुमजा जाने से मना कर देती है और अपने ससुर से माफी मांगती है। तो दादाजी भी गुमजा पर तरस खाकर उसे माफ कर देते हैं। वेल इसमें दादाजी का भी फायदा होता है क्योंकि गुमजा के जाने के बाद दादाजी को बहुत सारी परेशानी का सामना भी करना पड़ा था, जिस वजह से वो गुमजा को चाहते थे कि वो घर वापस आ जाए अपने आप। आगे जब सारा को पता चलता है कि गुमजा उसे अकेले छोड़कर घर वापस चली गई है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और सारा भी घर वापस आ जाती है और गुमजा से कहती है आंटी आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं, हम दोनों साथ में इस घर से गए थे, तो आप मुझे घर के बाहर अकेला छोड़कर कैसे आ सकती हैं। तो गुमजा कहती है मेरा आना बहुत ही जरूरी था इसलिए मैं आ गई। और गुमजा कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर दादाजी आ जाते हैं और सारा पर गुस्सा करने लगते हैं। तो सारा कहती है मैं यहीं पर रहूंगी, आपने अपनी बहू को माफ कर दिया पर आप मुझे माफ नहीं कर रहे क्योंकि मैं बाहर वाली हूँ, इसलिए मैं इसी घर में रहूंगी, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। तो दादाजी कहते हैं ठीक है, अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो तुम्हें इस घर का किराया देना होगा, तुम जितनी बार यहाँ का वॉशरूम यूज करोगी उतनी बार तुम्हें उसका पे करना होगा, तभी तुम इस घर में रह सकती हो। और बहू ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, सारा जो भी सामान यूज करेगी तुम उसका पैसा लोगी। तो बेचारी गुमजा ये सब सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो सारा के साथ ऐसा नहीं करना चाहती, क्योंकि सारा ने उसे सपोर्ट किया था, पर वो अपने ससुर के ऑर्डर को भी अनदेखा नहीं कर सकती और बेचारी को सारा से मजबूरन उससे बाथरूम यूज करने के पैसे लेने पड़ते हैं। तो सारा भी कहती है ठीक है मैं यहाँ पर रहने के सारे पैसे चुकाऊंगी और सारा बाथरूम चली जाती है। आगे सारा डिसाइड कर लेती है कि वो कोई काम करेगी और वो ह्यूंसू को कॉल करती है और उसके कंप्यूटर का पासवर्ड मांगती है ताकि वो ऑनलाइन कोई जॉब ढूंढ सके। तो ह्यूंसू उसे पासवर्ड बताता है। तो सारा को जैसे ही पता चलता है कि ह्यूंसू का जिनी का बर्थ डेट है तो उसे बहुत ही जलन होती है और वो ह्यूंसू पर ही गुस्सा करने लगती है और कहते हैं तुमने अभी तक अपने कंप्यूटर का पासवर्ड नहीं चेंज किया, तुम्हारे एटीएम का पासवर्ड भी जिनी का बर्थ डेट ही होगा, है ना। और इसी बात को लेकर दोनों में बहस होने लगती है। इधर लीहान ह्यूंसू को सारा से बात करते हुए देख लेता है तो उसे बहुत ही जलन होती है इन दोनों को करीब देखकर। इधर संगुन गुमजा के लिए उसके फेवरेट ब्रेड खरीद रहा होता है तो वो जूही के लिए भी एक ब्रेड खरीदता है और उसे वो ब्रेड देता है। तो गुमजा ये सब देख लेती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और इसी बात को लेकर वो अपने पति से लड़ाई करती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है जूही के साथ। आगे ह्यूंसू घर आता है तो वो अपने कंप्यूटर पर देखता है कि एक किस पर $1000 पाइए। तो ह्यूंसू वो पोस्ट देखकर पूरी तरह हैरान हो जाता है और उसे लगता है कि सारा यही काम करने वाली है पैसे कमाने के लिए। तो ह्यूंसू सारा को कॉल करके बाहर बुलाता है पर सारा नहीं आती। तो ह्यूंसू उसके रूम में जाता है और उससे पूछता है कि वो ऐसे हरकत क्यों कर रही है, अगर उसे पैसे ही चाहिए तो वो ये काम ना करे। तो सारा कहती है मुझे पैसे चाहिए तो उसके लिए मुझे काम करना होगा ना। और इस
उस चक्कर में सारा ह्युनसू के करीब आ जाती है तो ह्युनसू सारा को ही देखता रह जाता है और उसके दिल में भी लड्डू फूटने लगते हैं सारा को इस तरह देखकर। दूसरी तरफ गुमजा घर में हो हंगामा कर देती है और अपने ससुर के पास जाती है संगू की शिकायत लेकर और अपने ससुर को बता देती है कि संगू और जूही का अफेयर चल रहा है। तो दादाजी ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिरकार ये घर में क्या चल रहा है। आगे दादाजी एक मीटिंग बैठाते हैं और दोनों पक्षों की बातें सुनते हैं। तो गुमजा अपने दिल की सारी भड़ास निकालती है तो संगून कहता है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें गलतफहमी हो गई है, लेकिन हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। और संगू गुमजा को सारी बात बताता है तो गुमजा को भी थोड़ा बुरा लगने लगता है, कहीं उसे बात समझने में थोड़ी गलती तो नहीं हो गई। जैसा वो संगून को समझती है वैसा वो नहीं है, वो उससे बहुत प्यार करता है और गुमजा को इस बात का रिग्रेट भी होने लगता है। तो संगून को भी बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से उसकी वाइफ इतनी परेशान है। आगे ह्युनसू और सारा जब ये सारी बातें सुनते हैं तो सारा गुमजा की ही साइड लेती है क्योंकि उसे लगता है कि गुमजा अपनी जगह सही है। कोई भी अपने पति को किसी और औरत के साथ हंसते खेलते देखेगा तो किसी को भी जलन हो सकती है। पर ह्युनसू अपने पापा के साइड पर रहता है और इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है कि तभी वहाँ पर संगजुन आ जाता है और कहता है मुझे लगता है कि मुझे तुम दोनों के बारे में पूरी फैमिली को बता देना चाहिए, कहीं बाद में तुम लोगों की वजह से कोई और रायता फैल गया तो फैमिली में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सारा और ह्युनसू ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और संगजुन को कहते हैं हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। और सारा ये भी कहती है क्या मैं इस गधे से प्यार करूंगी, कभी भी नहीं। और सारा ये कहकर वहाँ से चली जाती है और ह्युनसू भी वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह सारा लिहान के ऑफिस जाती है और लिहान को कहती है कि वो उसे काम पर रख ले और इसी तरह तुम मेरी सैलरी से उस रिंग के पैसे काटते रहना, इसी में हम दोनों का भी फायदा है, मुझे जॉब की जरूरत है और तुम्हें उस रिंग की। तो लिहान सारा को अपने पास रखने के लिए उसे काम पर हायर कर लेता है। जब ह्युनसू को इस बारे में पता चलता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो सारा से पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रही है, क्या वो अभी लिहान से प्यार करती है। तो सारा कहती है अगर मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बताऊंगी तो तुम मेरी बातों पर बिलीव नहीं करोगे, इसलिए मैं जो कर रही हूँ वो मुझे करने दो, मुझे पैसों की जरूरत है। तो ह्युनसू कहता है क्या तुम अपनी प्राइड को इस तरह कुचलकर यहाँ पर काम कर पाओगी। तो सारा कहती है मेरे लिए मेरे प्राइड से ज्यादा मुझे पैसों की जरूरत है और मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। और सारा काम करने के लिए चली जाती है। आगे सारा बहुत मेहनत करती है अपने काम के लिए और ह्युनसू भी ये सब देखता है तो उसे फाइनली रियलाइज होता है कि सारा अपने काम के लिए सिंसियर है। आगे सारा घर में सबको जाकर बताती है कि उसे काम मिल गया है। तो दादाजी ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं, पर सारा सबको ये नहीं बताती कि वो ह्युनसू की कंपनी में ही काम कर रही है और अपने एक्स हस्बैंड के ऑफिस में। आगे दादाजी फिर से एक मीटिंग बैठाते हैं ताकि कपल्स में कोई झगड़ा ना हो और दादाजी संगुन और गुमजा को कहते हैं तुम दोनों एक ही रूम में रहोगे, मैं नहीं चाहता कि कोई भी कपल एक दूसरे से जुदा रहे। और सियोजंग तुम अपनी वाइफ जूही के साथ इस कमरे में रहोगे और सारा तुम ऊपर वाले कमरे में रहोगी। तो सारा जैसे ही ऊपर वाला कमरा देखती है तो वो हैरान रहती है क्योंकि वो कमरा बहुत ही छोटा रहता है। तो वो दादाजी को कहती है मैं उस कमरे में नहीं रह पाऊंगी। तो दादाजी कहते हैं अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें उसी कमरे में रहना होगा। तो बेचारी सारा को मजबूरन उस रूम में एडजस्ट करना पड़ता है। अगली सुबह सारा अपनी कंपनी का फॉर्म फिलअप करवाने के लिए हॉस्पिटल जाती है ताकि वहाँ ढेर सारे लोगों से उस कार के बारे में रिव्यू लिखवा सके और अपना काम पूरा कर सके। और इन सब में ह्युनसू भी उसकी हेल्प करता है। तो जिनी उन दोनों को एक साथ देखकर अच्छा महसूस नहीं करती और वो ह्युनसू को कहती है मेरी बहन की वजह से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है ना। तो ह्युनसू कहता है ऐसी बात नहीं है, सारा बहुत ही मेहनती है और वो अपना काम अच्छे से कर रही है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो जिनी ह्युनसू के मुँह से सारा की इतनी तारीफ सुनकर तो पूरी तरह हैरान होती है और उसे देखकर लगता है कि उसे बहुत जलन हो रही है ह्युनसू के मुँह से सारा की तारीफ सुनकर। इधर सारा भी उन दोनों को एक साथ कॉफी पीते हुए देख लेती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि सारा ह्युनसू से बहुत प्यार करती है और वो नहीं चाहते कि ह्युनसू उसे छोड़कर किसी और लड़की के पास जाए। आगे वो लोग ऑफिस जाते हैं तो लिहान सारा को पटाने की बहुत कोशिश करता है और उसे अपनी लाइफ में वापस आने को भी कहता है। तो सारा ये सब सुनकर सोच में पड़ जाती है। तो ह्युनसू को भी उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही जलन होती है। आगे ह्युनसू सारा को कहता है काम के बाद हम दोनों साथ में चलेंगे, ठीक है। तो सारा ये सब सुनकर खुश हो जाती है। दूसरी तरफ गुमजा को पता चल जाता है कि जूही वो लड़की है जिसे संगुन बचपन में प्यार करता था। तो गुमजा का ये सब देखकर तो पारा ही चढ़ जाता है और वो उन दोनों की वाट लगाने जा ही रही होती है कि तभी सियोजंग उसे रोक लेता है और उसे साइड में ले जाकर कहता है तुम अगर उन दोनों को डांटोगी तो इससे क्या होगा, क्या तुम ये बात बदल पाओगी कि तुम्हारा पति जूही से प्यार करता है, तुम्हें कुछ और करना चाहिए उन दोनों को सबक सिखाने के लिए। तो गुमजा कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो सियोजंग कहता है जैसे तुम्हारे पति ने तुम्हें धोखा दिया है तुम्हें उसका बदला लेना चाहिए। और सियोजंग गुमजा के दिमाग में संगू को लेकर ढेर सारी गलत बातें भरने लगता है। इधर ह्युनसू सारा का बस स्टॉप पर वेट कर रहा होता है पर सारा नहीं आती क्योंकि लिहान सारा को पहले ही एक काम की वजह से अपने साथ लेकर चला गया होता है। आगे जब सारा को ये बात पता चलती है कि लिहान उसे काम के सिलसिले में नहीं बल्कि अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ले जा रहा है तो वो गाड़ी से वहीं पर उतर जाती है और सीधा ह्युनसू को कॉल करती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ पर है। तो ह्युनसू कहता है कि वो बस पर चढ़ गया है। तो सारा कहती है बस से उतर जाओ, मैं तुम्हारा बस स्टॉप पर इंतजार कर रही हूँ। और सारा उसी बस स्टॉप पर जाती है ह्युनसू का इंतजार करने के लिए पर ह्युनसू नहीं
चाहता क्योंकि वो पहले ही घर जा चुका होता है कि तभी वहाँ पर ली हान आता है और सारा को अपने साथ घर लेकर जाता है। आगे सारा मायूस होकर जब अपने रूम पहुँचती है तो वो देखती है कि ह्यूनसू उसके रूम को पेंट कर रहा है। तो सारा ह्यूनसू को खूब डांटती है कि उसने उसका इंतजार क्यों नहीं किया। उसने अपने पहले प्यार का इंतजार 8 साल किया, लेकिन उसके लिए वो 1 घंटा भी इंतजार नहीं कर सकता। तो ह्यूनसू ये सब सुनकर चुप हो जाता है क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं होता सारा के सवाल का। आगे सारा ह्यूनसू को किस कर लेती है तो बेचारा ह्यूनसू ये सब देखकर तो अकबका ही जाता है और वो कहता है तुमने अभी क्या किया। तो सारा कहती है मेरा मन किया तुम्हें किस करने का, इसलिए मैंने कर लिया और आगे से हम दोनों ऑफिस से घर साथ में आएंगे, ठीक है। तो ह्यूनसू कहता है ठीक है और बेचारा वहाँ से चला जाता है। आगे ह्यूनसू उस किस की वजह से पूरी रात सो नहीं पाता कि तभी उसे याद आता है कि आज उसने सारा का रूम पेंट किया था और सारा उसी रूम में सोई हुई है। अगर वो पूरी रात उसी रूम में सोई रह गई तो उस पेंट की स्मेल से उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है। तो ह्यूनसू सारा के पास जाता है और उसे उठाकर बगीचे में लेकर आता है। तो सारा ह्यूनसू के करीब जाने की कोशिश करती है और उसे पटाने की भी कोशिश करती है, पर ह्यूनसू उससे दूर भागता है क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं होता। आगे ह्यूनसू को हर जगह सारा की ही झलक दिखाई देती है। तो बेचारा ह्यूनसू ये सब देखकर पूरी तरह पगला जाता है। इधर संगहुन गुमजा को अपने पहले प्यार के बारे में बता देता है और उसे कहता है मैं 30 साल पहले उससे प्यार करता था, लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, मुझे उसकी हालत देखकर उस पर दया जरूर आती है, पर मैं उससे अब प्यार नहीं करता। तो गुमजा ये सब सुनकर इमोशनल हो जाती है। इधर जिनी और उसके बॉयफ्रेंड में भी ह्यूनसू को लेकर लड़ाई हो जाती है क्योंकि पार्कसू को लगता है कि जिनी अब डिमांडेड हो गई है जब से वो ह्यूनसू से मिली है। पहले जिनी ऐसी नहीं थी, वो कभी भी किसी चीज के लिए डिमांड नहीं करती थी, पर अब वो हर चीज के लिए डिमांड करती है। और पार्कसू जिनी के इसी बात को लेकर परेशान होता है और पार्कसू जिनी को सीधा ये भी कह देता है कि वो इस रिश्ते के बारे में दोबारा सोचना चाहता है और पार्कसू ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो जिनी को बहुत ही बुरा लगता है। इधर सारा को भी बहुत ही बुरा लगता है जब जिनी ह्यूनसू को कॉल करती है। दूसरी तरफ संगजुन भी अपनी लाइफ पर फोकस करने लगता है और वो लड़कियों को गोल्फ सिखाने वाला टीचर बन जाता है। तो वहाँ की सारी लड़कियाँ संगजुन के बॉडी और चेहरे पर पूरी तरह फिदा हो जाती है और उस पर डोरे डालने लगती है। तो संगजुन भी इसका फायदा उठाता है और इसी के जरिए वो पैसे भी कमाता है। दूसरी तरफ सियो जंग का अलग ही नाटक स्टार्ट हो जाता है और वो दादाजी के घर को हथियाने के नए नए पैतरे आजमाने लगता है। तो दादाजी को जब इस बारे में पता चलता है तो वो सियो जंग को खूब डांटते हैं और कहते हैं मैंने सोचा था मैं तुम्हें सुधार दूंगा, लेकिन तुम अपनी फितरत से बाज नहीं आने वाले। तो सियो जंग कहता है ये घर मेरे पापा का है, इसलिए कायदे से ये घर मेरा हुआ, इसलिए मुझे मेरा घर दे दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो दादाजी कहते हैं ये घर मेरा है और मैं किसी भी कीमत पर ये घर तुम्हें नहीं दूंगा। इधर लीहान सारा को अपने साथ एक अपार्टमेंट दिखाने के लिए लेकर जाता है और लीहान सारा को बताता है कि ये अपार्टमेंट उसके नाम पर है। तो सारा ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है मुझ पर ऑलरेडी तुम्हारे रिंग का कर्जा है और तुम चाहते हो कि मैं ये घर लेकर और अपना कर्जा बढ़ाऊं। मुझे तुम्हारा ये घर नहीं चाहिए, इसलिए आइंदा से मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना। तो लीहान फिर भी सारा को मनाने की कोशिश करता है और उसे उसकी लाइफ में वापस आने को कहता है, पर सारा उसकी लाइफ में दोबारा वापस आने के लिए मना कर देती है। तो लीहान कहता है पास्ट में मैंने बहुत सारी गलतियां की है, प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दो और मेरे साथ यहाँ रहने के लिए आ जाओ। तो सारा कहती है तुम्हारा दिमाग क्या घास चढ़ने गया है, एक लड़का और लड़की साथ में कैसे रह सकते हैं। तो लीहान कहता है तुम्हारी बहन और वो डायरेक्टर तो साथ में रह रहा है ना, जब उन दोनों को साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती। तो सारा जैसे ये सुनती है कि उसकी बहन उस डायरेक्टर के साथ रह रही है, उसका तो खून ही खौल उठता है और वो अपनी बहन से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। जाते टाइम सारा ह्यूनसू को कॉल करती है और उससे पूछती है कि उसे सब पता था ना कि उसकी बहन डायरेक्टर के साथ रह रही है। तो ह्यूनसू कहता है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, पर सारा उल्टा ह्यूनसू पर ही गुस्सा निकालकर फोन कट कर देती है। तो ह्यूनसू को सारा की टेंशन होने लगती है कि कहीं वो हॉस्पिटल में जाकर कोई बड़ा बवाल ना खड़ा कर दे। तो ह्यूनसू हॉस्पिटल जाता है सारा के पीछे पीछे। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डायरेक्टर की बेटी जीसू जिनी पर बहुत ही घटिया इल्जाम लगाती है और सबके सामने उसे बेइज्जत करने की कोशिश करती है और जिनी को धमकी भी देती है कि वो उसके पापा का पीछा छोड़ दे, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे नहीं छोड़ेगी और ना ही उसे कभी भी अपनी फैमिली में एक्सेप्ट करेगी। तो जिनी ये सारी बातें सुन लेती है और जीसू को कहती है कि हम बाहर चलकर बात करते हैं, यहाँ पर सारे लोग देख रहे हैं। पर जीसू जिनी की एक भी नहीं सुनती और वहीं पर उसे बेइज्जत करने लगती है कि तभी वहाँ पर सारा भी आ जाती है और वो जीसू को सबक सिखाती है और कहती है क्या तुम में बड़ों और छोटों से बात करने की तमीज नहीं है, क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें यही सिखाया था? और तुम्हें क्या लगता है कि मेरी बहन तुम्हारे बाप को फंसाने की कोशिश कर रही है? तुम्हारा बाप भी मेरी बहन से प्यार करता है, अगर विश्वास नहीं होता तो अपने बाप से जाकर पूछो। और सारा जीसू को लाइन पर ला देती है। तो जीसू सारा के टेम्पर को देखकर तो पूरी तरह भीगी बिल्ली बन जाती है कि तभी वहाँ पर पार्क सू आ जाता है। तो जीसू अपने पापा के पास चली जाती है और उनका कान भरने लगती है कि इन लोगों ने उसके साथ बदतमीजी की। तो सारा भी कहाँ पीछे हटने वालों में से होती है। वो डायरेक्टर को सीधा कहती है अपनी बेटी को बताओ कि तुमने वो अपार्टमेंट मेरी बहन को सिर्फ रहने के लिए दिया था, ना कि मेरी बहन ने तुमसे जबरदस्ती लिया था। तो पार्क सू अपनी बेटी को बताता है कि आंटी सही कह रही है, मैंने वो अपार्टमेंट जिनी को कुछ दिनों के लिए रहने के लिए दिया था और तुम जैसा सोच रही हो हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं है। तो जिनी ये सुनकर तो पूरी तरह हैरान ही हो जाती है क्योंकि पार्क सू अपने रिश्ते को अपनी बेटी के सामने एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, तो वो लोगों के सामने
सामने क्या करेगा। तो जिनी सबसे माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है। तो सारा को डायरेक्टर पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी बहन को मनाने के लिए जाती है और उसे कहती है वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, वो किसी के सामने ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि वो तुमसे प्यार करता है, तुम ऐसे लड़के से कैसे प्यार कर सकती हो। तो जिनी कहती है मैं अकेले रहना चाहती हूँ, तुम यहाँ से जाओ। पर सारा नहीं जाती कि तभी वहाँ पर ह्यूनसू आ जाता है। तो सारा जैसे ही ह्यूनसू को देखती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लगता है ह्यूनसू जिनी के लिए यहाँ पर आया है। आगे ह्यूनसू जिनी को संभालता है और उसे सपोर्ट करता है और कहता है तुम अपनी लाइफ में जो भी करोगी मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तो जिनी कहती है तुम 8 साल तक मुझसे प्यार करते रहे, ये बहाना बनाकर कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, उसी तरह लग रहा है मैं भी अपने रिश्ते में एक बहाना ढूंढ रही हूँ कि वो मेरे साथ पूरी लाइफ गुजारेगा। मुझे लगता है कि मैंने इस रिश्ते में थोड़ी जल्दबाजी कर दी है। तो ह्यूनसू कहती है मेरा बहाना तो सिर्फ एक तरफा था, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। अगर तुम्हें सोचने का टाइम चाहिए तो तुम सोचो, पर सोच समझकर फैसला